की साइड में शो कर देंगे ना सर लोन को। लोन लोन लिया है ना? हाँ, लोन जो है क्रेडिट बैलेंस दिया होगा ट्रायल बैलेंस में। हाँ जी हाँ जी। क्रेडिट में दिया है, डेबिट में दिया है, दोनों हो सकता है। क्रेडिट में दिया है। क्रेडिट में दिया तो लायबिलिटी में ले लेंगे, ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो बस। सर उसका जो सर उसमें ना बैलेंस शीट का जो आंसर है ना वो मैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आपने? हाँ जी किया, उसमें 2,50,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला और 8% के हिसाब से निकाला। ठीक है, वो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? सर वो तो एक तो पीएनएल में आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन करके। हाँ। और कहाँ आएगा सर? बस मुझे तो यही पता है इंटरेस्ट ऑन अरे लोन पीएनएल में आएगा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, आपने अगर पे बिल्कुल नहीं किया है तो लायबिलिटी में भी तो आएगा। लोन अभी पे करना बाकी है, लायबिलिटी में भी आएगा। सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, उसमें सिर्फ लिखा है उसको बैंक लोन में लोन। ऐड कर देंगे ना। नहीं नहीं, ऐड भी कर सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो, वो अलग मतलब जो है हिडन एंट्री है एक तरह से। ठीक तो है, मैं इंटरेस्ट बताता हूँ। चल उधर चलो चलो चलो, भाई हो जाएगी उधर आजा। मैं बता, ठीक है। और भी क्वेश्चन मिलेगा, जो हमने क्वेश्चन दिए उसमें भी शायद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। और कोई पॉइंट है? बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है, तो आप चर्चा कर रहे हो लोन की। लोन जो है एसेट भी हो सकता है अगर आपने किसी को दिया है, और लायबिलिटी भी हो सकता है अगर आपने किसी से लिया है, ठीक है, वो बैलेंस पे डिपेंड करेगा। अगर हाँ, माइक माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ज्यादातर तो लोन जो है वो टेकन होता है, तो आपको यहाँ यहाँ पे दिया रहेगा 10% लोन, ठीक है जी, और यहाँ दिया रहेगा मान लो 50,000, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। और उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं है, ये अपने आप में एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट है अपने आप में, कि अगर ये लोन लिया है तो उस पर 10% क्या देना है आपको, ब्याज देना ही देना, ठीक है। जैसे डिवेंचर्स होते हैं, आप आगे पढ़ोगे, इसमें परसेंटेज दिया रहता है, तो डिवेंचर उसका जो है इंटरेस्ट आपको जो है वो एक तरह से मिलता है, तो वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है। तो ये लोन आपने एक तरह से लिया हो, पहली बात तो क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब लोन लिया हुआ है, इसका ट्रीटमेंट जो है बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके बारे में क्या है, इस पर 10% आपको ब्याज भी देना है, ठीक है। तो इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा जी? 50,000 का 10%, ठीक है। और इसमें कोई डेट नहीं दे रखी, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा क्या होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। ये इंटरेस्ट हमने अभी तक कुछ भी पे नहीं किया, अगर कुछ पे किया है तो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, इसका मतलब हमने कुछ भी पे नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो इसकी सूचना कहाँ आएगी आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया आपका 5,000, और बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है जी। एक तो लोन आ जाएगा जो 10% लोन है, आउटस्टैंडिंग करके दिखाएंगे ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। बिल्कुल, सर पीएनएल में, पीएनएल में दिखा दो, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू ऐसे दिखा दो, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू या आउटस्टैंडिंग एक ही चीज होता है, ठीक है, 5,000। कुछ लोग इसमें ऐड करके भी दिखाते हैं, आप अलग दिखा दो, आपको समझ में आएगा, ठीक है, प्लस करने की जरूरत नहीं है, अलग भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस करके भी गलत नहीं है, लेकिन अलग दिखा दोगे तो आपको, क्योंकि दो एंट्री पता चल जाएंगे साफ साफ। हाँ जी, अब बताओ। सर ये दो जगह शो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट है ये, हिडन एडजस्टमेंट है ये वाली, 10% जो है ना हिडन एडजस्टमेंट है। यहाँ खाली लोन देके नीचे बताता हूँ 10% इस पे इंटरेस्ट देना है, या यहाँ लिख देता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हाँ, इसका दो इफेक्ट आएगा, क्योंकि लोन अभी एक भी पे नहीं किया है, अगर पे किया होगा इंटरेस्ट तो यहाँ दिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, आप खुद ही बता दोगे। यहाँ पे मैंने लिया ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है 10% लोन, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, और ये दिया आपको 50,000, राइट, और यहां दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दिया आपको कितना, 5,000, तो 2,000 ले लो, ठीक है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है, लोन मैंने लिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन में 2,000 पे कर चुका हूं, जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तब पे कर चुका हूं। अब बताओ पीएनएल में क्या आएगा? 2,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, 2,000 जो मैंने पे कर दिया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस जो आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू या आउटस्टैंडिंग, 10% के हिसाब से 5 बनता है ना, तो पीएनएल में पूरे साल का खर्चा दिखाना है, तो कितना ड्यू हो जाएगा? 3,000। 3,000। टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा 5,000, और
और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा जी? सर लाइबिलिटी 3000। एक तो 10% लोन आ जाएगा 50,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग या ड्यू ये आ जाएगा 3,000। किसको नहीं समझ में आया दोबारा बताओ? अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो जो दिया है उसकी एक एंट्री यहाँ हो गई, और बनता कितना है 10% के हिसाब से 5,000 बनता है, तो जो नहीं दिया है वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, खर्चा है, आउटस्टैंडिंग है। हमें क्या है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है, तो हम यहाँ पे प्लस करके दिखाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि नहीं पे किया इसलिए दिखाते हैं। समझ में आ गई बात? चले आगे, बोलो किसी को डाउट हो तो। अगर इसमें 1 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन का पे आपने नहीं किया, इसका मतलब सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है, सारा का सारा बचा हुआ है, उसको आप ड्यू लिखो, आउटस्टैंडिंग लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब 5,000 में से एक भी पैसा आपने नहीं दिया है, राइट? अगर ज्यादा दे दिया है तो आप माइनस कर सकते हो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस होगा, इंटरेस्ट अगर आपने कुछ पे किया होगा, जैसे यहाँ पे 2,000, तो 5,000 बनता है, 3,000 और ड्यू है, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ड्यू कितना है, 3,000 है। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में ये आ जाएगा, ये लायबिलिटी साइड है आपकी। ठीक है, चले आगे। चलो जी, अब और ट्रायल बैलेंस में देखते हैं जी। 10% लोन, ठीक है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओके, और ये 1 लाख रुपए दिया आपको। अब बताओ, लोन दिया है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, 5,000। अब बताओ क्या कर, इसका क्या करूं? ये क्या है और ये क्या है? बैलेंस से ही कहानी पलट गई। बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये लोन आपने दिया है, किसी को भी दिया है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब लोन आपने किसी को दिया है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब लोन लिया है। तो ये एसेट हो गया आपके लिए, एसेट हो गया तो कहाँ आ जाएगा? एसेट साइड में आ जाएगा। 10% लोन आपने किसी को दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए। ओके, अब इसमें आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, इसका क्या मतलब? इनकम है आपकी, ठीक है, इनकम है आपकी। एक सेकेंड, हाँ जी, अब बताइए, ये हो गई आपकी इनकम, हो गई बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इनकम है आपकी। ठीक है, कम मिलेगा ये, लेकिन हो सकता है मिल जाए। 5,000 आपको मिल गया, बनता कितना है? 10,000 बनता है, क्योंकि 1 लाख पे 10% 10,000 होता है। तो प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू या आउटस्टैंडिंग 5,000 और बनता है आपका, टोटल 10,000 आउटर कॉलम। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू 5,000। दोनों अलग अलग चीजें, ये आपने लोन दिया है वो लिया हुआ है, ठीक है। या इसको इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू की जगह एक और दूसरा अच्छा नाम क्या था, मैंने बताया था, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, 5,000, ये ज्यादा अच्छा नाम, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये 4 चीज हमने चर्चा करी थी। चलें आगे, कोई डाउट किसी तरह का? बोलो जी, चलें आप। अच्छा, इसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बताना है, सारे लोग प्रेजेंट है ना, कोई एब्सेंट तो नहीं है मेरी समझ से? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो बता देता हूँ, जो हर क्वेश्चन में आपको दुखी करेगी, वो है बैड डेट्स। इसके बिना क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का पूरा नहीं होता। हर क्वेश्चन में बैड डेट्स आता है। वो डेटर्स जो बैड हो गए, जो पैसा लेके भाग गए, जिनसे पैसा आपका डूब गया, दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट मेरे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है, इस तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, अलग अलग केसेस में कैसे करेंगे वो देखेंगे, राइट। चलो जी, बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया हो सकता है और बाहर भी दिया हो सकता है। इसका संबंध जो है वो डेटर्स से है, तो आपको डेटर्स दिए होंगे ट्रायल बैलेंस में, और डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो डेबिट बैलेंस होगा, मान लो 50,000 के दिए हुए, ठीक है।
और यहाँ पे दिए होंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स मान लो 5,000, ये एक्सपेंस है, लॉस से डूब गया, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दोनों की एक एक जगह एंट्री हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट्स जो आपका एक्सपेंस है। पीएनएल में सर 5,000 5,000 डेप्टर्स में से ऑलरेडी इंक्लूड है वो तो सर, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें अगर को रिलेटेड है तो आपस में एडजस्टेड पहले से हैं, आपको दोबारा नहीं करना है, ठीक है? पहले से इसकी जनरल एंट्री बन 4,000 ही आएगा सर उधर, एक्सक्लूड है। 4,000 आएगा, ठीक है? बाकी सबको समझ में आया? ये आपस में एडजस्टेड है, मतलब जो बंदे भाग गए वो इसमें से हमने पहले से माइनस कर रखे। हाँ बताओ। जब एडजस्टमेंट में दे रखो तब इंक्लूड करना है, वैसे तो ऑलरेडी इंक्लूड है। अभी बताता हूँ, चलो ठीक है। ये इसका मतलब आपस में एडजस्टेड है। ये बंदे जो पैसा लेके भाग गए थे मैंने पहले से डेटर में से माइनस कर रखे, इसका मतलब समझ लो कि डेटर 55,000 रहे होंगे, राइट? तो जो ट्रायल बैलेंस की चीजें एक जगह आएगी, बैड डेट्स एक्सपेंस यहाँ आ गया, डेटर्स एसेट यहाँ आ गया, बात खत्म हो गई। चले आगे, किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। चलो जी, ट्रायल बैलेंस में दोबारा आ जाओ। इनको नहीं पता है उनको भी सीखना है, आप भी ध्यान से सुनो। बैड डेट्स मान लो यहाँ 5,000 दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे दिया क्वेश्चन के नीचे, न्यू बैड डेट्स, कुछ और बंदे पैसा लेके भाग गए, न्यू बैड डेट्स ₹2,000, ठीक है? ट्रायल बैलेंस से बाद पता चला ये तो ऑलरेडी एडजस्टेड थे, मतलब ये डेटर में से आपने ऑलरेडी माइनस करके डेटर्स निकाला था और ये बैड डेट्स आपको पहले से पता थे। कुछ और बंदे पैसे लेके भाग गए, उनको आपको एडजस्ट करना है, तो इसका आपको डबल इफेक्ट दिखाना पड़ेगा और इफेक्ट जो बनेगा वो जनरल एंट्री से बनेगा। तो जनरल एंट्री इसकी बनती है क्या? बैड डेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है फाइनल अकाउंट की, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है? ये एंट्री इसकी बनती है, इसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट इफेक्ट आपको देना है। मतलब बैड डेट्स जो डूब गए, जो एक्सपेंस है आपका, उसको फर्दर बैड डेट मतलब और डेबिट कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब प्लस कर रहा हूं बैड डेट्स को, एक्सपेंस अकाउंट को दोबारा डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब प्लस कर रहा हूं। डेटर्स जो एसेट अकाउंट है वो हमेशा क्या होता है? ज्यादातर डेबिट होता है, लेकिन मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बैड डेट्स में मुझे प्लस करना है, डेटर में से मुझे माइनस करना है। चलो जी, इस जनरल एंट्री के हिसाब से मुझे पीएनएल में जाना है। पीएनएल में जाके मुझे क्या लिखना है? टू बैड डेट्स पुराने वाले, ठीक है जी, पुराने वाले 5,000, एड न्यू बैड डेट्स, ठीक है जी, नए वाले कितने? 2,000। टोटल हमारा जो लॉस है वो 7,000 का। बोलो बैलेंस शीट में, क्योंकि डेटर मुझे माइनस करने हैं, कौन से वाले? नए वाले जो अभी माइनस नहीं हुए, बाद में पता चले आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे डेटर्स जो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 50,000 माइनस न्यू बैड डेट्स जो बाद वाले हैं 2,000, ठीक है? ये हो गया आपका कितना जी? 48,000। किसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछो। डबल इफेक्ट जनरल एंट्री के हिसाब से ये डेबिट हो रहा है, देखो बैड डेट्स मैंने डेबिट तो किया, पहले ट्रायल बैलेंस वाले फिर ये नए वाले, इसको बैड डेट्स को डेबिट किया और जोड़ के यहाँ दिखा दिया 7,000। और ये क्योंकि डेटर में से माइनस होंगे, जो कस्टमर थे जिनको आपने उधार दिया और पैसे लेके भाग गए, ये पैसे डूब गए आपके, पैसे डूब गए तो डेटर से पैसे नहीं मिलेंगे, उतने डेटर आप क्या करो? कम कर दो। किसको नहीं समझ में आया बताओ, नहीं तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है? सर रिपीट करना है। हाँ, ये वाला समझ में आया था, पहला वाला? सर वो भी बता दो, थोड़ा कनेक्शन। डेटर्स जो है हमारे लिए एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा। बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस है, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या? एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस होता है, दोनों दिए हुए हैं। अगर दोनों ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो दोनों की एक एक जगह एंट्री होगी, जो एक्सपेंस है वो पीएनएल की डेबिट साइड आ जाएगा और जो डेटर्स है हमारे एसेट है वो एसेट साइड में चले जाएंगे, दैट्स ऑल, ठीक है? और ये दोनों एक साथ को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो दोनों ट्रायल बैलेंस में दी है, इसका मतलब इनकी जनरल एंट्री पहले बन चुकी है, इसका मतलब डेटर्स जो है बैड डेट जो है वो डेटर में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ठीक है? तो एक एक जगह उसकी इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर यही चीज बाद में दे रखी हो, एडजस्टमेंट में दे रखी हो, इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री अभी नहीं बनी, तो इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे और दो जगह इसका इफेक्ट दिखाएंगे, एक डेबिट इफेक्ट दिखाएंगे, एक क्रेडिट इफेक्ट। जनरल एंट्री आपके पास है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और ये एसेट जो है इस पे इफेक्ट डालेगा ये, तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। जो कस्टमर थे, जो डेटर्स आपके कंसोलिडेटेड थे, उसमें से ये बंदे पैसे लेके भाग गए, तो इतने आपको इसमें से माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हो आप, एक तरह से आप लॉस बुक कर रहे हो।
उस केस में डेटर्स दिए हैं, बेड डेट्स दिए हैं, नए बेड डेट्स बाद में पता चले तो ये भी लॉस ही है, इसको भी बुक करना है। तो 2 बेड डेट्स 5,000 और न्यू बेड डेट्स इसमें जोड़ देंगे 2,000, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है। और जो डेटर्स आपके 50,000 थे उसमें ये इंक्लूड नहीं था 2,000 वाला, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। राइट ऑफ का क्या मतलब बताया आपने? एक ही बात है, राइट ऑफ करना, खर्चा चढ़ाना या लॉस चढ़ाना एक ही बात है। राइट ऑफ करना मतलब डेटर्स में से माइनस करना है, इसका मतलब ये है, और अपनी बुक्स में उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना। राइट ऑफ का सर मतलब राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि जो बेड डेट्स वापस आ गए, मतलब नहीं, राइट ऑफ मतलब रिकॉर्ड से वो तो रिकवर्ड होता है, बेड डेट्स रिकवर्ड होता है, अलग चीज है, वही बताता हूँ। ये राइट ऑफ मतलब अपने रिकॉर्ड से आपको डेट, हाँ बेड डेट्स मतलब अपने रिकॉर्ड से परमानेंटली इसको डिलीट कर दो, इन बंदों से पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं राइट ऑफ। बैलेंस शीट में डेटर जितने थे उसमें से नए वाले जो बेड डेट्स थे, जो बाद में डूबा पैसा, वो भी माइनस कर दो, 48,000 आ जाएगा। अब बताओ ये ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गई? ओके, तो जब भी हमारा कुछ पैसा कस्टमर लेके भाग जाते हैं, जो डेटर्स होते हैं हमारे, वो हम बेड डेट्स, हाँ जी सर कुछ क्वेश्चन में ना, जैसे इसका आपने अमाउंट दिया हुआ है ना न्यू बेड डेट, उसका ना परसेंटेज दे रखा है डेटर्स का, नहीं, वो तो प्रोविजन कर दिया, अगर हम जो वो प्रोविजन दिया है, प्रोविजन, ठीक है। न्यू बेड डेट्स का परसेंटेज, डेटर का जो अमाउंट होगा उसका परसेंटेज नहीं ले सकते डायरेक्ट? नहीं, बेड डेट्स कभी परसेंटेज में नहीं होगा, वो प्रोविजन होता है, वो इसके बाद बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आया, उसके बाद आगे चलेंगे, इसमें कोई डाउट है? कुछ पैसे पहले डूब गए थे, कुछ डेटर्स से पैसे पहले डूब गए थे, ट्रायल बैलेंस बनाते समय पता चल गया था, कुछ से बाद में पता चला। तो जो पहले डूब गए थे पैसे, उनने पहले ही माइनस करके दिखा। सर बैलेंस शीट में 5,000 ये पहले से बैलेंस शीट में एडजस्टेड है, मतलब डेटा में एडजस्टेड है, इसको दोबारा इसलिए नहीं लिया कि आपस में पहले से एडजस्टेड है। ट्रायल बैलेंस की एंट्री एक ही जगह होनी है, तो ये एक जगह जो है एक्सपेंस के रूप में पीएनएल में आएगा, ये इसमें से पहले से माइनस है, ठीक है। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तभी ये डिसाइड कर लिया कि पैसा डूब गया है और बेड डेट्स में चाहा तो चढ़ा दिया जी, ठीक है। पहले इसकी जनरल एंट्री बन चुकी है, ये जो बाद वाले इनकी जनरल एंट्री नहीं बनी, वो मैं बना रहा हूँ। तो जो ट्रायल बैलेंस की एंट्री, उसका एक इफेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, और डेटर्स का एक इफेक्ट यहाँ आ गया जो ट्रायल बैलेंस है। ये जो एंट्री, इसका डबल इफेक्ट है, तो बेड डेट्स में जोड़। हाँ सर, ये जो ट्रायल बैलेंस में पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिए, बोलो शीट को नीचे कर लीजिए सर। वहां पर एक तो बेड डेट्स है और डेटर्स है, तो वो तो ऑलरेडी पहले के हैं, और जो एंट्री आप कर रहे हो अभी 2,000 रुपए जो एडिशनल पता चला, उसका डबल इफेक्ट बता रहे हो ना आप? हाँ, उसमें इफेक्ट दिखा रहा हूँ, उसी का डबल इफेक्ट दिखा रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट है उसका डबल इफेक्ट है, तो इस हिसाब से डबल इफेक्ट है कि उसके जनरल एंट्री ये कहती है, इसलिए डबल इफेक्ट है बस। तो उसको बेड डेट्स में जोड़ के दिखाना है और डेटर्स में से माइनस करके दिखाना है, क्योंकि ये एंट्री इस तरह से कहती है, इस वजह से। चले आगे, ठीक है, ओके, चलो जी। अब आता है कि आपको एक प्रोविजन बनाना है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। एक प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन ये है कि प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा उठा के हमें अलग रखना है कि कुछ डेटर्स और हमारे जो है वो डूबने की संभावना है, अभी तक डूबे नहीं है लेकिन डूबने की संभावना है, उसके लिए हम प्रोविजन बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये परसेंटेज में आपको मिलेगा, ठीक है। बैड डेट्स लिखा हो या बैड और डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स ये नाम हो सकता है, दोनों एक ही चीज है। इनके लिए कुछ प्रोविजन बना के चलना है, ठीक है जी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? an amount set aside from profits for known expenses, ठीक है। कुछ हमें जो पहले से पता है एक्सपेंसेस, उनके लिए हम कुछ प्रोविजन बना के चलते हैं, कुछ पैसा मतलब प्रॉफिट में से निकाल के अलग रख देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रोविजन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा प्रोविजन कहलाता है कि मुझे ये डाउट है कि इसमें कुछ बंदे और भागने वाले हैं, मैं मान के चल रहा हूं, मैं प्रोविजन करके चल रहा हूं, भाग गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। अगर भाग गए तो बेड डेट्स कहलाएंगे बाद में, जब तक नहीं भागे तब तक प्रोविजन बनाओ, हमें उम्मीद है कि इतने बंदे भाग जाएंगे, तो ऐसे एंटिसिपेटेड आप जो है प्रोविजन बना के चल सकते हो, राइट।
लेकिन जो पहले से डूब गए हैं ये किस पे बनाएंगे हम प्रोविजन, किस पे बनाएंगे, बैड डेट्स का जो बनाएंगे डेटर्स पे ही बनाएंगे, जो डेटर्स हैं आपके उसी पे बनाएंगे। चलो जी, और ये प्रोविजन क्या होते हैं आपके, लाइट भाग गई थी सर, प्लीज रिपीट कर दो, लाइट भाग गई थी ये वाला प्रोविजन वाला। जी सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी लिखा हो सकता है, बैड और डाउटफुल डेट्स भी लिखा हो सकता है। ये प्रोविजन जो है आपका एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स और नॉन एक्सपेंसेस, कोई आपके नॉन एक्सपेंसेस हैं जैसे बैड डेट्स है या कुछ और है, उसके लिए आप पहले से प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल के अलग रख देते हो, दैट इज नोन एज प्रोविजन। ठीक है, और प्रोविजंस को अल्टीमेटली हम कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटीज में दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा है, प्रॉफिट भी हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं और ये प्रोविजंस हैं ये भी हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ बंदे पैसे लेके भाग जाएंगे, तो उनके लिए मुझे प्रोविजन बना के रखना। ठीक है, अभी भागे नहीं, भाग जाएंगे तो कुछ पैसा प्रॉफिट में से निकाल के रखना। चलो जी, तो मैं ट्रायल बैलेंस में आ जाऊं, देखो इसको कैसे डील करेंगे। यहाँ पे डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स हो गया आपके पास 50,000। ठीक है, और मान लो बैड डेट्स भी मैंने दे दिया, चलो बैड डेट्स या बैड डेट्स अभी नहीं देते, आप कंफ्यूज हो गए, पहले ऐसे ही चलो। इसके बाद है नीचे प्रोविजन दिया हुआ एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट का, मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, ये हो गया 5% का प्रोविजन मैंने तो बना दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, प्रोविजन जो बनेगा वो पीएनएल में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाय सर। हाँ जी, 50,000 पे 5% कितना हो गया जी, 2,500, राइट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, ये जो प्रोविजन बना है ये डेटर्स में से माइनस करना है आपको, जो भी आपके डेटर्स हैं 50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,500। हेलो सर। कितना हो हाय जाएगा? सर। हाँ जी, हेलो, कितना आया, 47,500। क्या नहीं समझ में आया बताओ, ये प्रोविजन है आपका, ये आपको प्रोविजन बना के चलना है। वो कह रहा है ये प्रोविजन बना के चलो प्रॉफिट। हाँ जी बोलो। ये जो प्रोविजन है ये तो सर जब रिटर्न ऑफ बैड डेट माइनस करने के बाद करना है ना। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं टर्म्स समझा रहा हूँ आपको। अगर प्रोविजन नीचे दिया है तो क्या करना है, उसके आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोविजन जो होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका पीएनएल में क्रेडिट साइड में इस साइड में निकलते हैं, लेफ्ट साइड में निकल के आता है डेबिट साइड में, उसका मैंने कुछ हिस्सा हटा के प्रोविजन में डाल दिया। मुझे उम्मीद है कि इन डेटर में से 2,500 डूबने वाले हैं, डूब सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ पैसा उठा के अलग रख दिया। दिस इज नोन एज प्रोविजन। 5% बोले, 7% बोले, 2% बोले, ये चीज समझ में आ गई बात, ये प्रोविजन है, राइट। इसका कॉम्बिनेशन जो है, इसका मीनिंग जो है वो डेटर्स के साथ ही है, डेटर्स से ही रिलेटेड है। कुछ बंदे पैसा लेके भाग जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, तो उस पर मैं प्रोविजन लेके चल रहा हूँ, राइट। अभी तक भागे नहीं है, भाग सकते हैं। चले आगे, इनका जो रिलेशन है ये बैड डेट से भी रिलेटेड है, क्योंकि कुछ बंदे भाग गए, कुछ भागने वाले हैं, तो आपस में एक दूसरे में रिलेशन होता है, तो वो भी लेके चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो जी, कैसे दिखाते हैं इसको पूरा समझ लेना, ट्रायल बैलेंस, और आज ये खत्म हो जाएगा। यहाँ है आपके पास डेटर्स हैं ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स हो गया आपके पास 50,000, डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पे मान लो आपके पास बैड डेट्स दे रखे हैं, बैड डेट्स मान लो 1,000 रुपए, मैं सारे कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसने कहा भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, दिखाते कैसे हैं वो समझ लो पहले। पीएनएल में क्या दिखाएंगे जी, जो बैड डेट्स डूब गए उनको दिखाएंगे, क्योंकि ये भी उन्हीं के साथ के ही है। बैड डेट्स जो डूब गए वो दिखाएंगे, और प्लस प्रोविजन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें। प्रोविजन फॉर प्रोविजन बैड डेट्स कितना बन जाएगा जी, 50,000 के ऊपर 5%, 2,500, तो ये 3,500 रुपए की एंट्री पीएनएल में हो जाएगी। अब क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपका प्रोविजन, तो इसका 2 इफेक्ट होएगा, एक तो आपने दिखा दिया पीएनएल में, दूसरा आप दिखा दो बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, डेटर्स में 50,000 है,
और माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। किसको नहीं समझ में आया बताओ? तेज चल रहे हैं तो भी बताओ, बोलो जी। जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। आ गया। किसको नहीं समझ में आया वो बताओ। माइनस क्यों करते हैं बैलेंस शीट में डेटर्स में माइनस से? इसलिए करते हैं कि इन डेटर्स पे मुझे डाउट है, अब ये पैसे लेके भागने वाले हैं, तो इसका मतलब ये अब डेटर नहीं बचेंगे भविष्य में, इसलिए माइनस करते हैं। सेकंड इफेक्ट उसका ये होता है, ठीक है। डेटर्स पे ही इफेक्ट करेंगे अगर भाग गए, तो हम प्रोविजन लेके चल रहे हैं, अभी भागे नहीं है, भागने की संभावना है, ठीक है, तो उन पे डाउट है, तो पक्के डेटर्स नहीं है मेरे, उन पे अभी डाउट है। चले आगे। अब बैड डेट्स हो सकता है यहां भी दिए हो और एडजस्टमेंट में दिए हो, तब क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में भी दिए हो, नीचे भी दिए हो। डेटर्स हो गए मान लो 50,000, यहाँ डैश हो गया। सारे ऑप्शन में आपको बता सर देता हूँ। इसमें सर जो ऊपर आपने बैलेंस शीट में दिखाया वहाँ 3500 माइनस नहीं करेंगे सर? 2500 माइनस करेंगे ना, ये तो पहले से माइनस है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ट्रायल बैलेंस की चीजें ऑटोमेटिक पहले से माइनस है, जो एडजस्टमेंट की चीजें उसके दो इफेक्ट है, तो इसमें 2500 और इसमें 2500, ठीक है। जो नीचे तो आइटम है बैलेंस शीट उसके में दो, शो नहीं करेंगे उसको लेकिन? बैलेंस शीट में 2500 शो करेंगे, जो नीचे का आइटम है, जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया उसके दो इफेक्ट है, एक डेबिट इफेक्ट है, एक क्रेडिट इफेक्ट है। डेबिट ये हो गया, क्रेडिट ये हो गया, ठीक है। ठीक है। तो इसकी तो एक ही एंट्री होगी, ठीक है। हाँ, अब जो आप कह रहे हो उसकी भी चर्चा करते हैं। चलो जी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बैड डेट तो थे, उसके बाद कुछ और बंदे पैसे लेके भाग गए, कंफर्म हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन न्यू बैड डेट्स। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। न्यू बैड डेट्स रुपीज मान लो 500 और है फॉर एग्जाम्पल, निकाल लें। सर राइट ऑफ बेड डेब्ट्स 1800 ऐसे करके था 9th क्वेश्चन बुक का। एक सेकंड, हाँ जी। मेक अ प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। यहाँ भी दिया है, यहाँ भी बैड डेट्स दिया है, उसके बाद कह रहा प्रोविजन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो इफेक्ट हम देख चुके हैं, इसका भी देख चुके हैं, वैसे ही करेंगे। और प्रोविजन को हम क्या कर रहे हैं, बैड डेट्स में ही जोड़ रहे हैं, तो अब भी जोड़ देंगे। चलो जी, अब क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में? टू बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, न्यू बैड डेट्स जो नीचे दिए हैं वो वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। और प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोलो जी। अब जो प्रोविजन बनेगा उस पर ध्यान देना। ये हो गया आपका बैलेंस शीट। डेटर्स 50,000 के थे, उसमें से जो पहले डूब गए थे, जो पैसे बंदे पहले लेके भाग गए थे, वो आपने पहले माइनस कर रखे थे, उनकी चर्चा नहीं है। जो बाद में लेके भाग गए वो माइनस करने पड़ेंगे, वो डेटर बचे ही नहीं। तो क्या है, न्यू बैड डेट्स, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट ध्यान से देखना, 500 रुपए। अब मेरे पास डेटर बचे कितने हैं? 49,500। 49,500, ठीक है। प्रोविजन जो बनेगा वो 49,500 पे बनेगा, ठीक है। 49,500 का 5%। ये समझ में आ रही बात? पहले जो पैसे डूब गए हैं, 100% जो डूब गए उनको पहले माइनस कर दो। अब जो डेटर बचे हैं उसमें मुझे 5% प्रोविजन बनाना। इसमें से भी डूबने की संभावना है, अभी डूबे नहीं है, लेकिन जो डूब गए वो तो 100% माइनस कर देंगे, वो डेटर बचे ही नहीं। इसका 5% कितना होएगा? 2475। 2475, ठीक है। तो अब मैं जो प्रोविजन बनाऊंगा वो बनाऊंगा 2475, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी आउटर कॉलम में लिख दूंगा। कितना हो गया जी? 2475 प्लस 3475 और 3975, आई थिंक 3975, ठीक है। ये प्रोविजन बनेगा।
और यहाँ पे उस प्रोविजन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये वाले बैड डेट को हम आउटर कॉलम में लिख करके 524 75 को सम अप करके नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पुराने बैड डेट्स है ना। देखो फिर से देखो, ये बैड डेट जो थे ट्रायल बैलेंस वाले एक जगह एंट्री होगी, हो गई जी। जो फर्दर बैड डेट्स हैं 500 रुपए, जो बाद में पता चले ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बंदे भाग गए, उसका एक इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे। ये समझ में आ गया? ये नहीं समझ में तो मेरे को सारा आ गया, बस आप ये कह रहे हो कि बैड डेट्स के साथ ही उसको एडजस्ट करना और आउटर कॉलम में तीनों का सम है, ये कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये कोरिलेटेड चीजें इसलिए। ओके। चलो, उसके बाद प्रोविजन जो आपने नया बनाया वो डेटर में से माइनस होगा ही होगा, क्योंकि पहले भी आपने क्या किया था, ये माइनस किया था। देखो जो आपने प्रोविजन बनाया था वो तो माइनस होना ही होना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपने अभी बनाया, कितना बनाया, 2475। कितनी वैल्यू आ जाएगी आउटर कॉलम, कोई बता दो। इसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया, कितना आएगा? 47025। 4702। यहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सारे ओके आप नहीं करोगे, ठीक है? ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है? सर पर तो उसको इसमें सारा बैड डेट 500 रुपए लिखे हैं, अगर हाँ। इसकी बजाय 5% होता तो इसमें तो किस पे लेते हैं 5%? यही परसेंट भी इसी पे लेते, डेटर्स पे ही लेते, 50,000 पे लेते हैं। 50,000 पे। बिल्कुल, इस पे परसेंटेज आएगा नहीं, जनरली नहीं आता परसेंटेज, प्रोविजन वगैरह के लिए पूछा जाता है। लेकिन अगर होता, डेटर्स का ही होता, डेटर्स के मान लो 5% डूब गए पैसे आपके, तो डेटर्स पे ही परसेंटेज होता। जनरली परसेंटेज जो है आपका प्रोविजन के लिए बताया जाता है, बैड डेट्स का अमाउंट बता दिया जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज होता है, ये भी मान लो परसेंटेज होता है कि इसमें से 1% डेटर भाग गए, तो वो बात वही होती, 50,000 पे लगता, बस ये बात। हाँ, और बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे इसमें बैड डेट को ना माइनस करने के बाद परसेंटेज लिया है, तो सर हाँ। डायरेक्ट लिया डेटर का परसेंटेज? डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि डेटर्स तो पहले कैलकुलेट हो। अभी डेटर्स आपके ये जो थे, ये तो गड़बड़ थे, 50,000 आपके डेटर ये भाग गए, जो बाद में पता चला ये भी डेटर तो है ही नहीं। तो पहले डेटर खालिस निकालो, कितने निकल के आए डेटर, उन पे प्रोविजन बनता है, उनमें से डूबने की संभावना है। तो खालिस डेटर जो आपके एक्चुअल निकल के आए वो है आपके 49500। जो डेटर है ही नहीं, जो डूब गए, जो पैसा लेके भाग गए, जो आपने राइट ऑफ ऑलरेडी कर दिया 500, वो डेटर बचे ही नहीं अब, तो उनको तो हटाना कंपल्सरी है। उसके बाद ही प्रोविजन बनेगा, जो बचे हुए उन पे प्रोविजन बनेगा। और बताओ, और किसको नहीं समझ में आया? चलें आगे। सर ये राइट ऑफ वर्ड आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर? बताएगा, राइट ऑफ बताएगा, न्यू बैड डेट्स बताएगा, फर्दर बैड डेट बताएगा, ये राइट ऑफ डेटर्स बताएगा, अलग अलग बताने के तरीके हैं। पैसा डूब गया मतलब ये कहने वाली बात, राइट ऑफ भी वही चीज है, मेकअप जो है फर्दर बैड डेट्स वही चीज है, न्यू बैड डेट्स वही चीज है, सब एक ही बात है। लॉ से तो राइट ऑफ किया जाता है, बस ये बात है, शब्द है लिखने के। चले आगे। सर इसमें ये जो बैड डेट है, तो ये टोटल हम 1500 नहीं दिखा सकते, वहाँ पे न्यू बैड डेट दिखाना जरूरी है? अलग अलग दिखाओगे ना, इसकी एंट्री एक करोगे, इसकी एंट्री फिर एक करोगे, ऐसे करोगे ना, दोनों जोड़ के दिखाना है। डायरेक्ट 1500 नहीं दिखाना है, जोड़ के दिखाना है, ये प्रोसीजर है। वो गलत हो जाएगा। गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए 500 की एंट्री कहाँ गई, दिखाना आपको नहीं, वो 1500 जैसे 500 वहाँ पे तो सर 500 ही दिखाएंगे, क्योंकि वो हमें पता है कि नया जो हुआ है वो 500 ही है, वो ऑलरेडी उसमें 1000 रुपए इंक्लूड है 50,000 में, बस देखो, जो 500 नए रुपए बच्चे वहाँ ना- पे बैलेंस शीट में लिखेंगे। हाँ, जो नए बंदे हैं ना वो भूल जाएंगे ये वाला 500 कहाँ गया, इसका डबल इफेक्ट कहाँ गया, तो 1000 पुराने वाले, 500 नए वाले, और 500 का सेकंड इफेक्ट। एक इफेक्ट ये, दूसरा इफेक्ट ये। आप अगर एक्सपर्ट हो गए तो आप डायरेक्ट 1500 लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन तरीका सही ये है कि पुराने वाले प्लस नए वाले। चलो जी, और आगे चलते हैं। सर एक एग्जांपल परसेंटेज वाला करा देते हैं। अगर खाली ट्रायल परसेंटेज नहीं होगा, बैड डेट्स में नहीं होगा, बैड डेट्स में नहीं होगा परसेंटेज, बताता हूँ। हाँ, जैसे अगर खाली जैसे ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया होता, यही वाला नीचे एडजस्टमेंट के अलावा, एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा, आ रहा हूँ उस पे अभी ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं है, उस पे भी आ रहा हूँ मैं, सारे ऑप्शन बताऊंगा। हाँ हाँ, हाँ जी, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया, और कोई पूछना चाहता है, बताओ। सर एक बार फिर से बता दीजिए, लाइट चली गई थी। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में अगर डेटर, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स भी हैं और प्रोविजन सब एक साथ आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों रिलेटेड हैं, दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं, इसलिए हम इसको एक साथ दिखाते हैं, जोड़ के दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लो डेटर्स आपके ये थे और ये पहले से डूब चुके थे, तो इसमें एडजस्टेड है ऑलरेडी 50,000 में 1,000 रुपए। ये जो बाद में डूबे हैं ये हम दिखाएंगे नीचे, बैड डेट्स 1000 रुपए ट्रायल बैलेंस वाले,
ये न्यू बेड डेट्स है 500 और ये 500 मैं डेटर से माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये डेटर बचे ही नहीं क्योंकि पैसे लेके भाग गया, मैंने राइट ऑफ कर दिए, लॉस मैंने बुक कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि प्रोविजन बना दो 5% डेटर्स के ऊपर, तो मैं डेटर्स जो बचे हैं उन्हीं पे तो बनाऊंगा, 5000 में से 50,000 में से 500 तो भागी गए, बचे आपके 49,500, उसी के ऊपर मैं प्रोविजन बना सकता हूँ कि भाई इतने और डूबने की संभावना है, अभी डूबे नहीं है लेकिन डूबने की संभावना है, तो मैं प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख देता हूँ, भाई इतना पैसा और डूबने की संभावना है, राइट। डूबेगा नहीं डूबेगा बाद में देखेंगे वो, तो वो प्रोविजन बनाने के लिए मुझे फर्दर बेड डेट जो है, न्यू बेड डेट जो है माइनस करने पड़ेंगे, तब प्रोविजन बनेगा। तो प्रोविजन बन गया आपका। इस प्रोविजन का भी सेकंड इफेक्ट, दो इफेक्ट दिखाने पड़ेंगे, एक तो मैं बेड डेट्स न्यू बेड डेट्स में जोड़ के दिखा दिया, दूसरा डेटर्स में से माइनस कर दिया, बस ये, ठीक है। सर। चलो हाँ सर ये 50,000 में 1,000 इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड 100%, ये पहले से एडजस्टेड है, इसका मतलब ये 51,000 रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो भी कोरिलेटेड चीजें होती हैं वो आपस में पहले से एडजस्टेड होते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले इसकी जनरल एंट्री बनी है, इसकी लेजर पोस्टिंग हुई है, तब यहाँ पे आए। इसकी हमें जनरल एंट्री बाद में बनानी पड़ गई क्योंकि ये बाद में पता चला। चलो अब ट्रायल बैलेंस में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें हर तरह से मैं समझा देता हूँ जो ऑप्शन हो सकते हैं। 50,000 पहले से कुछ पैसा डूब गया आपका, ठीक है, पहले से कुछ पैसा डूब गया, मान लो 1,000 रुपए डूबा था फॉर एग्जाम्पल। एक पहले से मैंने प्रोविजन बना के रखा हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले से बना हुआ, प्रोविजन लायबिलिटी साइड में बनता है, मान लो 5 रुपए बना हुआ था, ठीक है, बैड डेट्स का प्रोविजन पहले से बना हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय मुझे पता चल गया था भाई इतने तो पहले डूब चुके हैं, इतने का प्रोविजन और बना के चलो पता नहीं भविष्य में डूब ना जाए, मैंने पहले से 500 प्रोविजन बना के रखा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ गए जी आप, यहाँ बोला गया न्यू बैड डेट्स, एक पहली एडजस्टमेंट न्यू बैड डेट या फर्दर बैड डेट्स, तो जी मान लो 500 रुपए, और 500 की जगह इसको अमाउंट चेंज करके 400 कर दो, ठीक है। दूसरा बोला गया मेक अ प्रोविजन @ 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। चलो जी पीएनएल में आ जाओ, पीएनएल में क्या दिखाऊंगा मैं, 2 बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, ठीक है, ट्रायल बैलेंस वाले 1,000 रुपए, नए वाले प्लस न्यू बैड डेट्स, ये हो गया आपके 400, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन, जो आपको प्रोविजन बनाना है, उससे पहले मुझे बैलेंस शीट में से प्रोविजन डेटर्स जो फर्दर बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में क्या है, डेटर्स कितना था जी, 50,000 था, उसमें से ये 400 बाद में पता चला कि डूब गया, ठीक है, 400 माइनस कर दो, लेस न्यू बैड डेट्स, क्योंकि ये नीचे दिया, इसके दो इफेक्ट आएंगे ही आएंगे, 400, ओके। फिर वो कह रहा है प्रोविजन बना दो जी 5% का, जैसे पिछले उसमें बनाया मैंने, तो प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बनेगा बताओ, 2480। अमाउंट ये निकल के आया आपका कितना जी, 50,000 में से आपने क्या किया, 400 माइनस कर दिए, जो बंदे डूब गए, जो पैसे लेके भाग गए, 49600, इसका 5% कितना आया, 2480, ये आपने प्रोविजन बनाया, ठीक है, ये प्रोविजन बना दिया आपने 2480, तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ माइनस कर दिया क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री, ये हो गया आपका 24,885 था, 80 था, 80, ठीक। ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आई, जैसे पिछले उसमें था वही तो मैंने किया कि बेड डेट्स यहाँ ले लिए, न्यू बेड डेट्स यहाँ प्लस कर दिए और यहाँ से माइनस कर दिए बेड डेट्स, क्योंकि डेटर में से वो पैसे डूब गए आपके। प्रोविजन मैंने किस पे बनाया, प्रोविजन मैंने इस पे बनाया, इसमें से ये माइनस करके प्रोविजन बनाया, जो बना हमारा कितना, 2480। इसके दो एंट्री मैंने कहाँ कर दी, एक तो यहाँ कर दी, एक यहाँ कर दी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले किया था वही किया। एक नई चीज यहाँ पे ये और आ गई कि अगर पहले से प्रोविजन बना हुआ है, तो अगर बना हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर पीएनएल में से, वही बता, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है उसको हटा दो। ये 500 रुपए का प्रोविजन वाला करेंगे सबसे लास्ट में क्या, या तो फिर परसेंट गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर जैसे 5% ये जो मतलब 5, पहले कैलकुलेट करो, पहले डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस कर दो, उस पे 5% प्रोविजन निकालो नया वाला,
जो पुराना ट्रायल बैलेंस में था उसको सिर्फ हमें माइनस करना है, ठीक है। और ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कितना टोटल आ जाएगा बता दो। ये 3 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो, पुराना प्रोविजन। लास्ट पॉइंट दोबारा समझा दो एक बार, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला। तो 3380 है ये 4380। जो ट्रायल बैलेंस पहले से सॉरी प्रोविजन बना हुआ है, जो क्रेडिट में आपको क्या करना है, इसको या तो यहाँ दिखाते हैं हम क्रेडिट साइड में, क्यों क्रेडिट बैलेंस था, या इधर लाएंगे तो माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि आपस में कोरिलेटेड चीजें हैं तो हम इसमें से माइनस करके दिखाते हैं, ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये मतलब है जैसे डेप्रिसिएशन हम डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं, जैसे न्यू बैड डेट्स आप क्या कर रहे हो, माइनस करके दिखा रहे हो, जैसे प्रोविजन माइनस करके यहाँ दिखा रहे हो, क्योंकि ये आपको आपस में कोरिलेटेड चीजें हैं। वैसे ही यहाँ पे प्रोविजन नया बन गया तो पुराना क्या करेंगे, माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, बैड डेट्स नीचे वाले, नया प्रोविजन जो बनाया, अगर नया बन गया तो पुरानी जरूरत नहीं, पुराना हटा दो, तो कितना आएगा 3580। समझ में आ गया। ये मैक्सिमम एंट्रीज आपकी बन सकती है। बोलो जी। इसमें एक और छोटा सा ट्विस्ट और आएगा लास्ट बस। बोलो डिस्काउंट वाला सर, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट भी बताऊंगा। ये कितना आएगा 3380। जी सर 3380। 3380, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर रुक जाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। सर इसका मतलब बैलेंस शीट में वही वाली अमाउंट आएगी, एडजस्टमेंट वाली जो एडजस्ट हो रही है, मतलब जो बाहर से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बाहर एंट्री दे रखी है उसके 2 इफेक्ट दिखाने, एक यहाँ दूसरा बैलेंस शीट में, बस ये बात। 2 इफेक्ट दिखाने आपको, तो 2 दिखा रहा हूँ मैं। जो ट्रायल बैलेंस में उसकी एक जगह एंट्री, जैसे ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में, तो उसकी एक एंट्री दिखाई जाएगी। इसमें और एक ट्विस्ट आ सकता है, 2480 दिखा रहा है। तो जो ट्रायल बैलेंस में 500 रुपए दिखा है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब इससे ना डेटा से जो हम बिल्कुल बिल्कुल पहले से बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो ट्रायल बैलेंस में जो भी एंट्रीज हैं वो आपस में एडजस्टेड पहले से हैं। जो बाहर है उनकी जनरल एंट्री बना के उनको एडजस्ट करना है, बस ये है दिक्कत। हाँ बोलो जी। सर इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी? जनरल एंट्री कैसे बनेगी? प्रोविजन जो है आपका जो बनाओगे नया, आप पीएनएल से बनाते हो पहली बात, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन जो है डेटर में से माइनस करते हो, ठीक है। प्रोविजन टू डेटर्स करके 3380 कम, ये 2 जोड़ दिए मैंने, ये तीसरा जोड़ दिया, ये माइनस कर दिया पुराना प्रोविजन, ये आ गया 33। अमाउंट देख लेना गलत आ रहा है नहीं यार, जो भी बैड डेट जो पहले से थे, न्यू बैड। हाँ ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन ऑलरेडी पहले से बनाया गया था 500 रुपए का, वो आप कह रहे थे उसको माइनस कर देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, जो डेटर्स है उसमें से न्यू बैड डेट्स हटा करके और जो प्रोविजन है 500 रुपीज का उसको हटा दे और फिर 5% निकाल दे, क्योंकि प्रोविजन तो नया बनाना है ना, ये हटा क्यों रहे हो? बैड डेट्स हटाओ, उसके बाद प्रोविजन बनाओ। नहीं, नया तो प्रोविजन बन रहा है, वो तो ठीक है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। डेटर्स में से नए बैड डेट्स हटा दिए, 400 रुपए माइनस कर दिए, उसका 5% आप कह रहे हो निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 500 रुपए का जो प्रोविजन पहले बनाया होता है, जो आप माइनस कर रहे हो, उसको हम सीधा डेटर्स में से माइनस करके फिर 5% नहीं बना सकते क्या? ये तो पहले से माइनस है, इसको दोबारा क्यों करोगे? पहले से माइनस ऐड है ना सर, पहले से ऐड है ना। तो फिर आपने इसको दोबारा से माइनस इसलिए किया क्योंकि वो क्रेडिट साइड था, तो इसलिए उसको आपने माइनस कर दिया है ना? नहीं, ये जो क्रेडिट साइड था इसको कायदे से मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ दिखा सकता हूँ। अगर और कोई चीज नहीं है तो इसको उठा के यहाँ दिखा सकता हूँ, क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप यहाँ दिखाओगे तो फिर वहां से माइनस नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे, इधर प्लस दिखाओ या यहाँ माइनस करेंगे। वो रिलेटेड इसलिए मैंने किया। मैं एक चीज और बताऊंगा इसमें, एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे और कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। बाकी समझ में तो आ गया। कभी कभी क्या होगा कि प्रोविजन जो पुराना है ना आपका, उसका अमाउंट आपका ज्यादा होगा, कभी कभी ये होगा। ये जो प्रोविजन हम बनाते हैं ना, इसकी जनरल एंट्री क्या है, पीएनएल को डेबिट करते हैं और प्रोविजन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये अगर कुछ और इसको कायदे से कहाँ जाना चाहिए, लायबिलिटी में जाना चाहिए, लेकिन लायबिलिटी में ना जाके क्योंकि इससे रिलेटेड, तो इधर की प्लस एंट्री इधर से माइनस करके दिखाते हैं, बस ये बात है। तो प्रोविजन इज नथिंग बट कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हमने निकाल के अलग रख दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया हमने, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा सा अलग हो गया, ऐसी बात। हाँ बताइए, ठीक है। और क्योंकि डेटर्स में से वो माइनस करके दिखाते हैं, माइनस ना नहीं करोगे तो इधर प्लस करके दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ दिखाओगे, क्योंकि आपस में को रिलेटेड, इसलिए आप यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाते हो, बस ये बात। अदरवाइज आप
लायबिलिटी साइड में भी दिखा सकते हो, तब भी वही इफेक्ट आएगा, उतना ही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ हिस्सा, हाँ सर आप वो बता रहे थे जब ये ज्यादा अमाउंट बता रहा हूँ सर ओल्ड प्रोविजन तो क्या ज्यादा वो बता रहे थे। यहाँ इससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, पहली बात तो ये सबको समझ में आना चाहिए। बोलो जी, किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। हमने क्या किया, डेटर्स लिए, बैड डेट्स लिए जो पहले डूब गए, एक पुराना प्रोविजन पहले से बना हुआ रखा हुआ है। अगर कोई प्रोविजन के लिए नहीं बात होती, मान लो कहता कोई प्रोविजन मुझे नया नहीं बनाना, तो ये प्रोविजन सीधा सीधा यहाँ उठा के रख देते हैं, ठीक है, यहाँ उठा के लिख देते हैं बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट, दैट्स ऑल। उसने कहा नया बनाओ, तो हमने नया बना दिया तो पुराने की जरूरत नहीं है, इधर प्लस एंट्री है इधर माइनस एंट्री, क्योंकि दो एंट्री एक जैसी है तो क्यों एक साथ रखना, इधर प्लस करो या इधर माइनस करो, एक ही बात है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसका प्रोविजन जो है मैं अमाउंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमेशा जो ओल्ड वाला होगा उसको माइनस कर देंगे, ओल्ड वाला माइनस कर, एक ही तो दिखाओगे एंट्री। सर हर क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट नहीं दी हुई होती, कुछ बस ये टर्म्स दी हुई होती है, बैड डेब्ट्स इतना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इतना, और कुछ नहीं है सर। हाँ, किसी क्वेश्चन में बैड डेट्स होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में फर्दर बैड डेट होगा नहीं होगा, किसी में सिर्फ प्रोविजन दिया होगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम एंट्रीज के लिए बता रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट नहीं देता सर, मतलब डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, सीधे बस अमाउंट देता है। नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। आपको वो जो अगर इस तरह की कोई चीज है तो आपको पहले ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए, जैसे पुराने क्वेश्चन थे ना जिसमें सिर्फ बैलेंस देता था, उसमें आपको फिर जो है बनाना पड़ता है कायदे से। जैसे ये देखो जो पुराने क्वेश्चन थे, छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे ना, इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है जनरली, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कोई आपको बैलेंस करके नहीं दे रखा, तो आपको खुद ही समझना है मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, खुद ही समझना है सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन एक तरह से, लेकिन फिर भी आप इसको आपको नहीं, इसमें तो आपको समझना पड़ रहा है क्या है क्या नहीं। यहाँ आप देखोगे ढंग से, तरीका ये है, क्रेडिट बैलेंस इन चीजों का है जी, उसका डेबिट बैलेंस यहाँ कंटिन्यूस, ये सब डेबिट बैलेंस है, ये तरीका ज्यादा सही है, ठीक है। या तो इस तरह से बता दे, या फिर जैसे आपका प्रॉपर ट्रायल बैलेंस होता है एग्जाम में, तो आप यही उम्मीद रखो कि प्रॉपर ट्रायल बैलेंस जैसे ये होता है ना उसी तरह देगा, 100% इसी फॉर्म में देगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 100% इसी फॉर्म में देगा। छोटे क्वेश्चन उस तरह के नहीं आते। सर इसमें जीएसटी वाला भी बता देना एक बार। जीएसटी अभी चर्चा इसकी कर लो पहले, ये इम्पोर्टेंट है। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं बना सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, जनरली 5-7 आती है इसमें एडजस्टमेंट, कम से कम आती है, लेकिन वो सारी एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होता क्या है। चलो आगे, चलो अब मैंने क्या किया, अभी तक ये क्या हो रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस कर रहा हूँ, इसको प्लस कर रहा हूँ, इसको प्लस कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ के जैसे 2480 और ये हो गया, मान लो कितना हो गया 3480, 3480 और 400 कितना हो गया 3880, ये तीनों जोड़ के 3880 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। ये अमाउंट अगर ज्यादा होगा उससे तो माइनस करने पे क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो आइटम्स को मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा, प्लस हो जाएंगी, जो माइनस वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, इन दोनों को यहीं रहने दूंगा, प्रोविजन को इधर ले जाऊंगा, या आप एक कर सकते हो ये भी इधर ले जा सकते हो, लेकिन बहुत हौच पच होगा आपके लिए, तो बैड डेट्स को यहाँ रहने दूंगा, प्रोविजन को यहाँ ले जाऊंगा, जिसकी वजह से माइनस एंट्री आ रही है, ठीक है। तो एक लास्ट और बताता हूँ, चलो जी, जैसे मान लो प्रोविजन पुराना बना हुआ जिसकी वजह से माइनस एंट्री आ सकती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको दिया, मान लो कितना 34 आ रहा ना, मैं 4500 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, पहले से बना हुआ, न्यू बैड डेट्स नीचे दिया है, न्यू बैड डेट्स में सेम अमाउंट लेता हूँ, न्यू बैड डेट्स, दूसरा मेकअप प्रोविजन, ये भी सेम लेता हूँ एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, ठीक है जी, सेम एंट्री, पीएनएल में आ जाओ, क्योंकि अब तीनों एंट्री का जो टोटल है वो इससे कम होने वाला है, इसलिए माइनस एंट्री आएगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले देख लूंगा एक बार माइनस तो नहीं आ रही कहीं, बैड डेट्स कितना पुराना वाला बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कितना हो गया जी 400, ये दो एंट्री में यहाँ ले लूंगा, ठीक है, बाकी दोनों राइट कर दूंगा। बैलेंस शीट में क्या ले लूं जी, बोलो, डेटर्स जैसे आपने लिया अभी 50,000 माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स कितने थे जी आपके 400 रुपए, यही निकाला था आपने,
और माइनस प्रोविजन फॉर जो नया बनाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट, नया वाला। प्रोविजन फॉर न्यू बैड हाँ, न्यू नहीं लिखते, प्रोविजन लिख दो, काफी है। जो बना रहे हो नया ही बना रहे हैं, ठीक है। आपने अमाउंट कितना निकाला था वही ले लेता हूँ मैं, सेम, ठीक है, ये ले लेता हूँ। अब मेरा अगर मैं इधर दिखाऊंगा चारों चीजें, तो 1000 प्लस 400 प्लस 2480 जो आपने निकाला 2480, ठीक है, तीनों को मिला के 4500 के नीचे है, ठीक है। 4500 के नीचे कितना, 3880 कुछ आ रहा था। तो यहाँ माइनस फिगर आएगी, माइनस फिगर नहीं लानी मुझे। तो मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज थी दोनों इधर ले आऊंगा। इधर लाने में जो बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे, और टोटल आउटर कॉलम में। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मैक्सिमम ये हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो। पुराना प्रोविजन जो बड़ा था 4500, और इसमें से क्या कर दूंगा, लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना बना जी मेरा, 2480। अब कितना आ गया बता दो, 2020, ठीक है। और यहाँ आउटर कॉलम में आ जाएगा 1400, राइट। यहाँ तो आपने माइनस किया ही था, जो अमाउंट आया था वही आएगा, ठीक है। कितना आया था सर? हाँ सर, इससे नेट प्रॉफिट में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आया, सर 2.0 आ रहा है सर। 47,120 कितना कितना, 47,120, 47,120 47,120, ठीक है। हाँ, और दोनों क्या कह रहे माइनस बताओ, करते हैं ना। दोनों कौन से, नया प्रोविजन ही तो माइनस करोगे, नया प्रोविजन माइनस करना है। ये इधर क्यों दिखाया, बस इतनी सी बात है। ये क्यों दिखाया इधर, क्यों इधर दिखाया था, देखो इधर हमने दिखाया था क्योंकि ओल्ड प्रोविजन सिर्फ 500 था। इसको प्लस करके, इसको प्लस करके, इसको प्लस करके माइनस करने पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, प्लस वैल्यू आ रही, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये अमाउंट ज्यादा होगा, इन तीनों के टोटल से भी ज्यादा होगा, तब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव दिखा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को राइट ले जाएंगे और बैड डेट्स भी यहाँ दिखा देंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया। तो उसमें क्या करेंगे, मैंने पहले देख लिया है? सर इसमें ना गलती रेयरली होगा ना सर ऐसा? हाँ रेयरली, सर, हाँ बताइए बताइए। इसमें गलती लग रही है। जो न्यू प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट है ना सर, वो P&L साइड में, डेबिट साइड में ऐड होगा, क्योंकि उसमें माइनस कर रहे हैं हम डबल इफेक्ट के लिए ना। तो हमारे डेटर में से माइनस होगा, उधर ऐड होगा बैड डेब्ट्स के अंदर। और जो क्रेडिट में दे रखा है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो माइनस होगा। आप थोड़ा गलत कर रहे हो सर शायद मेरे हिसाब से। क्या माइनस करो, बताओ दोबारा बताओ। जो एडजस्टमेंट में दे रखा है सर, ठीक है, न्यू प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, इसके डबल इफेक्ट होंगे। पहले तो क्या करेंगे आप, डेटर में से माइनस करेंगे 5%, उसका दूसरा डेबिट साइड इफेक्ट क्या होगा, बैड डेब्ट्स में ऐड होगा ये, ठीक है, क्योंकि खर्चा है हमारा, नया खर्चा है। बिल्कुल, और जो क्रेडिट बिल्कुल साइड में ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जो दिखा रखा है ना सर हमारा, वो माइनस होगा ना कि ऐड होगा। माइनस कहाँ हो, माइनस ही तो किया था। अरे भाई माइनस ही तो किया था ना, देखो तो सही, नहीं माइनस सर, आपने ऐड कर दिया सर, कहाँ ऐड ऐड करके वैसे किया है? कहाँ ऐड किया? वो ज्यादा था, इस वजह से राइट साइड पे लिया है सर। सुनो मेरी बात, पुराना माइनस ही तो किया, ऐड कहाँ किया? माइनस इफेक्ट खत्म करने के लिए किया है उस तरफ। सुनो मेरी बात, माइनस ही तो किया, पुराना वाला माइनस ही करना था। अब ये अगर ये अमाउंट अगर इन तीनों के जोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस आ जाएगी, जो अलाउ नहीं है। उस चक्कर में मैं ये क्या करूंगा, ये दोनों इधर ले जाऊंगा। तो जो अमाउंट बड़ा है उसको पहले लिख दूंगा, उसमें से नया वाला माइनस कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जिससे माइनस वैल्यू नहीं आएगी। बात वही हो रही है। बात क्या हो रही है अल्टीमेटली, दिस प्लस न्यू प्रोविजन प्लस ओल्ड प्रोविजन माइनस, वही हो रहा है। इधर की माइनस वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाती है, इधर की प्लस वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाती है, ये मतलब। तो क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है पुराना प्रोविजन, इसलिए मैंने राइट किया, पुराना माइनस नया कर दिया। यहाँ क्या कर रहे थे, नया माइनस पुराना कर रहे थे, यही तो कर रहे थे। उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं। सर मेरा प्रोविजन ओल्ड वाला सर, जो ओल्ड वाला प्रोविजन है हमारा ट्रायल बैलेंस का जो शो कर रखा है, उसको इफेक्ट दिखाने के लिए हम यहाँ ये बैड डेब्ट्स और जो न्यू बैड डेब्ट्स में माइनस करेंगे ना सर। पुराना वाला तो माइनस तो होगा, माइनस ही हो रहा है। देखो इधर माइनस करो या प्लस, इधर प्लस करो, एक ही बात है। यहाँ माइनस करके ये ना ये कहना चाह रहा है भाई कि जो ट्रायल बैलेंस में आप कह रहे थे ना, जैसे 500 रुपए आपने माइनस करके दिखाया, आपने कहा या तो मैं उसको बाय प्रोविजन करके क्रेडिट साइड में लिख दूंगा P&L में। बिल्कुल तो 4500 रुपए आप यहाँ लिख दो, और ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये 2480 रुपए यहाँ ले जाओ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि 1000 और 400 यार ये माइनस होंगे 2480, तो फिर माइनस की फिगर आएगी। ये कह रहे हो ना आप, इसलिए आप माइनस वालों को उधर ही ले गए। एक चीज आप ये कह रहे हो, देखो एक तरीका ये क्या कह रहे हो, 1000 लिखा 400 लिखा, ये नया वाला प्रोविजन यहाँ प्लस करके दिखा दो, पुराना वाला यहाँ दिखा दो, एक तरीका ये आप कह रहे हो।
लेकिन प्रोविजन दो जगह एंट्री नहीं करते हैं, प्रोविजन एक साथ दिखाते हैं, बस ये बात है। तो या तो यहाँ प्रोविजन माइनस, पुराना वाला माइनस करके दिखाओ, या माइनस फिगर आ रही है अगर टोटल ओवरऑल तो इसको इधर ले जाओ, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मैं एक और ऑप्शन आपको, सर मैं ये कहना सर एक मिनट सर, बोलो। अगर इस तरह से दिखाएंगे तो नेट प्रॉफिट में फर्क नहीं पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट आप तब भी वैसे निकालोगे, इसको टोटल करोगे फिर यहाँ की वैल्यू माइनस करोगे, प्रॉफिट तो उतना ही आएगा। ये वैल्यू इधर लाके माइनस हो जाती है, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाती है, फर्क कैसे पड़ेगा? अमाउंट तो उतना ही आएगा। सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं? नहीं रुक जाओ, अभी मैं एक बार और बताता हूँ। डेटर्स चलो, ये है अच्छी चीज है, मुश्किल चीज है, बताना जरूरी है। सर न्यू अब यहाँ मान प्रोविजन लो को तो डेबिट मानते हो और ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट मानते हो, ऐसा क्यों सर? दोबारा बता रहा हूँ, रुको एक सेकंड। ये मैंने 500 ले लिया, ठीक है। अब बताओ इसका क्या करूं? कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, बोलो क्या करूं पीएनएल में? सर प्रोविजन फॉर बैड डेट राइट साइड में आएगा, इनकम है। रेट बैलेंस यहाँ पे प्लस है, एडजस्टमेंट है, आपने लेफ्ट की साइड पे इसलिए माइनस लिया था क्योंकि लेफ्ट से राइट लाए थे आप। बस यही बात थी और कुछ नहीं था। डेटर्स सॉरी बैलेंस शीट डेटर्स। सर ऐसे बताओ, माइनस डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उचित लगे वैसे समझ लो। हाँ अब बताओ, आप क्या कह रहे हैं दोबारा बताओ। अब बताओ क्या कह रहे दोबारा बताओ, बोलो जी। प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यू प्रोविजन को सर डेबिट मानते हैं और ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट मानते हैं, ऐसा क्यों करते हैं सर, ये बताओ थोड़ा सा। देखो मैंने आपको सबसे पहले आपको क्या बात बताई, सबसे पहले क्या बताई, ये होता क्या है प्रोविजन, क्या होता है प्रोविजन? ये होता है कि कुछ पैसा उठा के पीएनएल में से अलग रख दो, ठीक है। जो नया प्रोविजन हम बनाते हैं उसको क्या करते हैं, पीएनएल में से डेबिट करते हैं, ठीक है, डेबिट करते हैं। पहली बार प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अलग रखना है, आपको अलग रखना है, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉफिट भी आपका बैलेंस शीट में इसी साइड में आता है, लायबिलिटी साइड में, तो प्रोविजन भी कहाँ आएगा, इसी साइड में आएगा। तो बैलेंस भी क्या होगा उसका, क्रेडिट बैलेंस ही होगा। प्रॉफिट का एक हिस्सा उठा के अलग रख रहे हो, दैट इज योर प्रोविजन, राइट। तो जब उठा के रख दिया तो लायबिलिटी बन गई, ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है। लेकिन जो नया बना रहे हो वो तो फिर से पीएनएल से डेबिट कर रहे हो आप, फिर से पीएनएल में डेबिट कर रहे हो। नया जो बना रहे हो वो फिर अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा बाद में, जो बैलेंस बचेगा लायबिलिटी में ही जाएगा, ठीक है। समझ में आया अभी? बताओ सर ये हमारा पुराना वाला है ना, जो डूबा नहीं है, मतलब वो मान लो इनकम हो गई सर। कह सकते हो प्रोविजन मतलब अगर सिंगल इफेक्ट है तो आपको क्रेडिट साइड में दिखाना, कुछ नहीं करना उसका। लेकिन ऐसे आता नहीं कभी कि सिंगल इफेक्ट हो आपका, इस तरह से कभी नहीं आता। ये सिर्फ समझाने की वजह से बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो ये यहाँ डाल के चुपचाप खत्म बात। हमेशा प्रोविजन के साथ नया प्रोविजन जरूर आता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये ऐसे कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर है तो आप बताओ, कोई डाउट? हाँ अभी आपने जो पहले जो एडजस्टमेंट कराई है ऊपर पीछे क्वेश्चन में, वहां भी 500 रुपए थे, आपने लेफ्ट साइड वो माइनस कर दिया है ना। हाँ। आप ये कह रहे हो कि आप इसके यहाँ तो लेफ्ट साइड है तो माइनस कर लो, या फिर इसको बाय क्रेडिट करके, मतलब बाय प्रोविजन करके आप इसको क्रेडिट साइड में पीएनएल में लिख दो। बिल्कुल भैया यहाँ माइनस करके ना करके वहां लिख दो, है ना। जो वैल्यू यहाँ माइनस है वो यहाँ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, जो माइनस है वो जो प्लस है वो यहाँ माइनस है, बस इतनी सी बात है। इसको क्यों किया उधर, क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल जो थी नेगेटिव आ रही थी, तो इन दोनों को तोड़ के मैंने इधर कर दिया, इन दोनों को यहाँ रख दिया, बस इतनी सी बात। तो आपके हिसाब से बस माइनस की फिगर यहाँ आनी चाहिए और प्लस की फिगर वहां आनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो ना? बस 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 बस। और साइड चेंज होने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस की वैल्यू माइनस हो जाती है, माइनस की वैल्यू प्लस हो जाती है, बस इतनी सी बात। अगर ये भी, हाँ एक सेकंड, हाँ जी, अगर ये भी प्रोविजन भी आप यहाँ माइनस ना करो, यहाँ दिखाओगे तब भी गलत नहीं है, लायबिलिटी में ही आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस ही आना चाहिए। यहाँ माइनस करके दिखा रहे हो या यहाँ प्लस दिखा रहे हो, बात तो एक ही है, क्योंकि डेटर्स से रिलेटेड है, को रिलेटेड है, इसलिए माइनस करके दिखाते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलें आगे, और इसमें एक और खतरनाक चीज और जोड़ देते हैं। हाँ बोलो बोलो सर। ये जो न्यू प्रोविजन जो निकालेंगे हम, न्यू प्रोविजन जो है उसका सिर्फ इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, उसमें बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिखेगा? बैलेंस शीट में भी तो दिखा तो रहा हूँ मैं, जो नया आपका प्रोविजन बना रहा हूँ दो जगह दिखा रहा हूँ ना। ये जो 5% आपने निकाला, ये आप 2480 यहाँ भी दिखा रहे हो, ये 2480 यहाँ भी दिखा रहे हो, डेटा में से माइनस होगा, दो इफेक्ट तो आएंगे। पुराने वाला सर, पुराने वाला नहीं दिखाया, पुराने वाला नहीं है, वो एक ही साइड है।
पुराना पहले माइनस हो रखा है, दोबारा क्यों करेंगे? पहले ऑलरेडी माइनस हो रखा है इसमें। अच्छा ठीक है, उसका सिंगल इफेक्ट। जो भी एंट्री ट्रायल बैलेंस में दी है, अगर वो कोरिलेटेड है तो आपस में एडजस्टेड है, दोबारा माइनस नहीं करेंगे। जो नीचे बताई गई उसकी जनरेटिव नहीं बनी, इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलें सर, जी हम आगे। ये समझ सकते हैं ट्रायल बैलेंस की चीजों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ उठा के डालना है, या तो बैलेंस शीट में या फिर P&L के अंदर या ट्रेडिंग में। एडजस्टमेंट खाली उनकी है जिनका नीचे दिया हुआ है। वेरी गुड, क्या बात, एक लाइन में जवाब, सीधा सीधी बात, नो बकवास। चलो जी चले आगे। एक और इसमें नया पॉइंट और, चलो जी एक और नया पॉइंट क्या है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे सीधा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डेटर से ही रिलेटेड है, लास्ट है ये, क्योंकि ये 2010 में आपको दोनों चीजें पूछी थी, प्रोविजन पूछा था और डिस्काउंट भी पूछा था। जो डेटर्स है मेरे, उसमें से जो डूब गए वो तो खत्म हो गए, डेटर्स ही नहीं है। अब तो खालिस डेटर जो उसके बाद बचे वो डेटर, उसमें से बोला गया इतना प्रोविजन बना दो, ठीक है जी बना दिया। उसके बाद जो बचे अब वो डेटर्स ओके है, मतलब उनसे पूरा पैसा आपको मिलने की उम्मीद है। जो डूब गए माइनस कर दिया आपने, वो तो डेटर है ही नहीं। उसके अलावा जो बचे उस पर आपने प्रोविजन बना दिया, बैलेंस पे बना ही रहे हो अभी, प्रोविजन बना दिया, मतलब वो संडे के घेरे में वो डूब सकते हैं, वो भी आपने माइनस कर दिया। अब जो खालिस बचे, जो प्योर बचे, वो ऐसे कस्टमर हैं जो आपको 100% पैसे दे के जाने वाले। तो मन में आया कि उनको जो है क्यों ना किया जाए कि उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो निकालते कैसे हैं? सबसे पहले डेटर्स उठाएंगे आप, मैं एडजस्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ। न्यू बेड डेट्स माइनस करूंगा अगर कुछ है तो, ठीक है, न्यू बेड डेट्स माइनस करूंगा। पहले समझा देता हूँ फिर एग्जाम्पल। न्यू प्रोविजन माइनस कर देता हूँ, ठीक है, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स माइनस कर देता हूँ। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। जो बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा, उसमें मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा और इसी में से माइनस कर दूंगा, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, इसी में से माइनस करूंगा और टोटल वैल्यू यहां आ जाएगी डेटर्स। ठीक है, एक ये नया आइटम। इसका सेकंड डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं सर? डिस्काउंट मैं देना चाहता हूँ कि भाई देने ये का क्या रीजन होता सर? जल्दी रीजन कुछ नहीं है, ये अच्छे कस्टमर इनको देने का मन है, सामान ले, इनको देने का मन है डिस्काउंट। ठीक है, जो रेगुलर अपने सामान लेते हैं उनको दे रहे हैं एक तरह से, या अच्छे कस्टमर है जो टाइमली पेमेंट करते हैं, उनको डिस्काउंट, हाँ उनको डिस्काउंट देने का मन है, ये वाली बात उनके लिए। हाँ सर, इससे कुछ उस पे बोलो। सर, इससे टैक्स पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, जैसे डिस्काउंट देते हैं तो? टैक्स की बात ही नहीं, यहाँ पे टैक्स की तो चर्चा बिल्कुल नहीं होगी, वो तो आपका जो है वो ड्राइंग्स हो जाता है। यहाँ टैक्स से लेना देना कुछ नहीं। डिस्काउंट हम देना चाहते हैं, दे सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा प्रोविजन बना के चल रहे हैं कि हम थोड़ा पैसा प्रॉफिट में से अलग उठा के रख दें, जिससे कि डिस्काउंट इनको देना पड़े भविष्य में अगले साल तो दे सकते हैं। प्रोविजन बना के चल रहे हैं बस। ये शब्द प्रोविजन भी हो सकता है, रिजर्व भी हो सकता है। मैं बताता हूँ रिजर्व डिफरेंस क्या है। ये अभी तक जो कहानी थी वो निकल गई आपकी। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, जो यहाँ बैलेंस बचेगा, उसके ऊपर बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बस ये ध्यान रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाना है? अलग से दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हो गई बैलेंस शीट की कहानी, ये आपकी बैलेंस शीट की कहानी, ठीक है, ये बैलेंस शीट में दिखाना है। P&L में जो दिखाना है, ये जो आप पहले से दिखा रहे थे, बेड डेट्स, न्यू बेड डेट, प्रोविजन अलाना फलाना, उससे अलग दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोविजन पहले से बना हुआ है वो सारी चीजें, वो अलग, ये अलग बनेगा, मतलब एंट्री अलग हुई टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये अलग एंट्री है, उनके साथ जोड़ के नहीं दिखाना। ये उस एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है ना जो हम अभी तक कर रहे हैं। नहीं, वो चारों से अलग है, बस ये बात, इसकी एंट्री अलग है, लेकिन डेटर में से माइनस ये भी होगी। ठीक, तो मैक्सिमम ये खतरनाक जो हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है वो ये। क्लियर? चलो इसका एग्जांपल बताऊंगा, क्वेश्चन ही करा देता हूँ सीधा। पहले एग्जांपल बताता हूँ। सर, आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसके अंदर है ये वाला 1 कराना है, इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ 1 की, कि 1 तक पहुंचू तो सी एडजस्टमेंट ही नहीं खत्म हो रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ट्रायल बैलेंस। चलो फिर फुल फ्लैश में बता देता हूँ। इसमें है आपका डेटर्स, मैंने कितने लिए थे? डेटर्स हो गया आपके 50,000, और मैंने बेड डेट्स कितने लिए थे? तब इसमें मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, बेड डेट्स मैंने 1000 लिए थे, और प्रोविजन भी जोड़ लेता हूँ। चलो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये कितना लिया था? पुराना वाला लेता हूँ, पुराना वाला जिसमें माइनस फिगर नहीं थी। ठीक है, जिसमें माइनस नहीं थी वो फिगर थी मेरी 500। वो तो माइनस की वजह से मैं राइट गया, बस इसलिए आपको समझाना था।
इतनी चीजें हैं, बाकी सब एडजस्टमेंट है। ठीक है, न्यू बेड डेट्स, अगर ये समझ में आ गया तो फाइनल अकाउंट खत्म है आपका मेरी तरफ से। ठीक है, मैक्सिमम जो खतरनाक एडजस्टमेंट है वो यही है। न्यू बेड डेट्स मैंने कितने लिए थे? 500 लिए थे। मेक अ प्रोविजन। सर 600 रुपए कर दो ना, वो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। मेक प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जल्दी आ, बैठ बैठ के एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, बैठ के जल्दी आपको पिएगा मेरा देख। इसका नाम मैं रिजर्व देता हूँ, क्रिएट अ रिजर्व। नहीं बेटा बिल्कुल प्रोविजन रिजर्व एक ही बात है आपके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से एक ही बात। क्रिएट रिजर्व एट द रेट ऑफ 2% ऑन डेटर्स। मम्मी पैसा दोनों। ठीक है, दोनों सेम चीजें आपके लिए। रिजर्व और प्रोविजन में कोई फर्क नहीं, दोनों प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उठा के अलग रखा जाता है। प्रोविजन जो है वो नॉन लायबिलिटीज के, नॉन एक्सपेंसेस के लिए होता है। रिजर्व जो है वो जनरल भी हो सकता है, बस ये फर्क है और कुछ। दोनों प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के अलग रखे जाते हैं। इसमें आप जो है रिलायंस का, टाटा का, किसी का एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो। अभी इसको चर्चा कर लेते हैं पहले। पीएनएल में आ जाओ जी, पीएनएल में आ जाओ। क्या हो जाएगा? 2 बेड डेट्स, डिस्काउंट की एंट्री नहीं थी, अलग से एंट्री होगी, अलग से एंट्री होगी। 2 बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले, ट्रायल बैलेंस वाला। अब नया वाला जो नीचे दिया हुआ है, न्यू बेड डेट्स, और फिर उसके बाद नया वाला प्रोविजन वाला प्लस न्यू प्रोविजन। ठीक है, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट, न्यू बेड डेट्स कितना बनाया था आप लोगों ने? यहाँ से पता चल जाएगा, चलो बैलेंस शीट से। सर 2470 है। बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000 लेस न्यू बेड डेट्स। न्यू बेड डेट्स कितने थे जी? 600 थे। नहीं, दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अमाउंट चेंज कर दिया शायद। 600 कर दिया ना? हाँ, अब बताओ कितना बनेगा? 2470 प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो बनना है। बोलो जी, प्रोविजन नया कितना बनेगा इसके ऊपर? 50,000 600 के तो कितने बने? 49,400 बचे। पहले 2480 था, अब 2470। 5% ही तो है भाई, 2470। 5 है, 2% है। 5% प्रोविजन है। ठीक है, ये 5 है, ये 2। नहीं, ये चलो वाला जी, यहाँ तक तो पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ गई। तो ये नया प्रोविजन जो बना आपका 2470 बना, 5% लेस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन आपका 500 था। ये फिगर कितनी आ गई बता दो जरा। बोलो जी। 3570 3370। चलो सर 35 चलो ठीक है। इसके बाद उसने कहा रिजर्व बनाना है 2% डेटर्स के ऊपर। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, ये डेटर्स थे, इसमें से जो नए डूब गए वो तो डेटर बचे नहीं, उनको तो हटा दिया। उसके बाद कुछ पे संदेह है, जो डूबने की संभावना है वो भी हटा दिया। अब मेरे पास प्योर डेटर्स बचे हैं जो 100% पेमेंट देने वाले हैं, तो उस पर मुझे प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट देने के लिए। ठीक है, तो माइनस प्रोविजन फॉर, या रिजर्व लिखा हो तो रिजर्व लिख देना, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर बनेगा। कितना बैलेंस आ गया? सर 938.6 बनेगा। 938.6 मतलब 93। सर ये अलग किया जाएगा ना? अलग दिखाया जाएगा। ये अमाउंट कितना आ गया? 50। बोलो जी। 4599 4599। और ये जो 939 है वो एंट्री अलग से दिखानी है, बस और कुछ नहीं। टू रिजर्व फॉर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रिजर्व कर रहे हैं प्रॉफिट से निकाल के ही कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोनों एक ही चीज है, प्रोविजन रिजर्व दोनों एक ही चीज है। 939 इसकी अलग एंट्री बनेगी आउटर कॉलम सीधे। ठीक है, इन चारों में जोड़ के नहीं दिखाते, बस ये बात। मैक्सिमम ये आपके इफेक्ट आ सकते हैं, बेड डेट्स, न्यू बेड डेट, नया प्रोविजन, पुराना प्रोविजन, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन। प्रोविजन और रिजर्व एक ही बात है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है आपके लिहाज से तो बिल्कुल नहीं। प्रोविजन और रिजर्व। मेरे को लग रहा है सर जी ये डेप्टर वाले में एडजस्टमेंट में थोड़ा रेटिफिकेशन लगाना पड़ेगा, लग रहा है। ये नॉन लायबिलिटीज हैं,
ठीक है, नोन अमाउंट है, ठीक है, ये आपका अननोन है, ठीक है। लायबिलिटीज तो नोन है लेकिन अमाउंट एग्जैक्ट कभी कभी नहीं पता होता। नोन लायबिलिटीज होती हैं बट अमाउंट इज नॉट वेरी श्योर। दोनों एक ही चीज है, दोनों आप क्या करते हो, जानिए उठा के अलग रखते हो, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उठा के। हाँ आप बताओ क्या करें, ये समझ में आ गया तो यहाँ खत्म करें फिर इसको, प्रोविजन को। नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। आ गया सर समझ। आगे सर सही बिल्कुल क्लियर। सर ये बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं, 2% वाला दिखाना जरा एक बार। सर एक बार क्रेडिटर का भी बता देना सर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। बिल्कुल अभी बताता हूँ, ये इसी में से माइनस करके दिखाना है, डेटर में से ही माइनस करके दिखाना, ठीक है। क्योंकि अगर इनको डिस्काउंट हम देंगे तो डेटर भी आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। प्रोविजन दिखा है वैसे ही है, इसको रिजर्व करके अलग नाम दे दो या प्रोविजन, एक ही बात है। चलो जी, एक और लास्ट आपका और है, जैसे हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं ऐसे क्रेडिटर्स को भी डिस्काउंट होता है, जो क्वेश्चन में यूज हुआ है। रिजर्व फॉर रिजर्व या प्रोविजन आप वो तो हमारे को देगा ना सर जी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डेटर्स को हम दे रहे हैं ना, तो क्रेडिटर हमें देगा, जो हमारा सप्लायर है हमें देगा, बहुत बढ़िया। रिजर्व पब्लिक प्रोविजन और वो हम ये लेके चल सकते हैं ना, वो हर बार 5% देते हैं तो इस बार 2% मान के चलते थे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, दीदी पास से चढ़ जाओ, ठीक है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये हमारी इनकम होगी। तो हम पीएनएल में दिखा देंगे क्या, बाय प्रोविजन फॉर, जैसे हम डेटर को यहाँ दिखा रहे हैं प्रोविजन, तो क्रेडिटर का इधर दिखाएंगे प्रोविजन फॉर, जो नया बनाएंगे तब की बात, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये एक ही एंट्री बताऊंगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट एज सच वैसे नहीं, ये अमाउंट आ जाएगा। और इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है क्रेडिटर्स से। तो क्रेडिटर प्लस होएगा माइनस होएगा, बता दो। तो माइनस होगा, क्रेडिटर्स इनकम हो गई ना हमारी, इनकम है हमारी। प्रोविजन फॉर कम हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, लायबिलिटी कम होगी सर जी हमारी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ये, जैसे हम डेटर को दे रहे हैं डिस्काउंट, वैसे हमें क्रेडिटर से भी मिलने की उम्मीद है, तो क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे इनकम में दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। बस इतनी एंट्री आती है इसकी, इसमें और एंट्री मतलब इसकी उससे इसको जोड़ने की जरूरत भी नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है आपका। वो एक्सपेंस के रूप में आप दिखा रहे हो, ये इनकम के रूप में दिखाओगे और क्रेडिटर में से माइनस करो, क्योंकि ये पैसा आपको जो है क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है। हालांकि एज पर अकाउंटिंग रूल ये सही नहीं है। हम जो प्रोविजंस और रिजर्व मान के चलते हैं कि हमें ये पैसा हमारा खर्चा हो सकता है, प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि सारे एंटिसिपेटेड खर्चे जितने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ये, प्रोविजन फॉर वो, सबके आप बना के चल सकते हो। एंटिसिपेटेड इनकम के लिए प्रोविजन है रिजर्व नहीं बनाना चाहिए जब तक वो रियलाइज होने की संभावना ना हो, ये कहा जाता है। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि आप सारे खर्चे, सारे लॉसेस को पहले से एज्यूम करके चलो, कितना लॉस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इनकम्स को ऐसे पहले से एज्यूम करके मत चलो। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से उतना ठीक नहीं है कि मुझे क्रेडिटर से मिलने की उम्मीद है, मिला तो नहीं ना, अभी मिलने की उम्मीद नहीं पाल सकते जब तक मिल ना जाए। जब तक वो रेवेन्यू आपका रियलाइज ना हो जाए तब तक हम उसको नहीं एज्यूम करते। खर्चे सारे मान के चलते हैं, डेप्रिसिएशन भी ले लो, प्रोविजन भी ले लो, सब ले लो, ठीक है। ये एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल ठीक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में है, कोई बात नहीं। जैसे हम डेटर को डिस्काउंट देने की संभावना रख रहे हैं कि हो सकता है देना पड़े, वैसे क्रेडिटर से लेने की संभावना रख रहे हैं, ठीक है। बस ये बात है। क्या नहीं समझ में आया बताओ, तो एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं फिर। सर आपने थियरी भी थोड़ी मतलब अच्छी, मतलब फिर जो है क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आज की खत्म करेंगे। सर जीएसटी का बताओ अगली क्लास में। जीएसटी बता देता हूँ, जीएसटी में कुछ नहीं। जीएसटी आपको एसेट्स और लायबिलिटी में दिया होगा सर, हमारे वाले पेपर में आएगी, क्योंकि वो 11वीं वाली किताबों में तो दे रखी है जीएसटी। जीएसटी तो लागू हो गया, अरे जीएसटी तो लागू हो गया है। जीएसटी आपका या तो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। मेरे पास पुराने क्वेश्चंस हैं, उसमें नहीं है जीएसटी, लेकिन नए क्वेश्चन में तो आ सकता है, कुछ भी नहीं है। जीएसटी एसेट कब होएगा, जब वो इनपुट होगा, इनपुट जीएसटी होगा, मान लो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी होगा। इनपुट जीएसटी जो है वो आपके लिए एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी जो है वो लायबिलिटी होता है, ठीक है। इनपुट जीएसटी कब बनता है, जब हम परचेज करते हैं। ये मैंने पहले शायद बताया था, नहीं बताया, परचेज अकाउंट डेबिट बताया दो। इनपुट नहीं सर, आपने वो दोनों एडजस्ट कैसे करते हैं ये नहीं बताया था, वो थोड़ा सा आपने उसमें पढ़ा। ठीक है, ओके ओके।
तो मान लो XYZ आप किसी से खरीद रहे हो, तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा ये एसेट बनता है, इसीलिए डेबिट कर रहे हैं। देखो इनपुट GST हमारा एसेट है। जब हम इस सामान को खरीद के लाए, अब हम इसको दुकान में सजा लिया, आप बेचेंगे इसको, मान लो किसी ABC को आपने बेचा, ABC अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट GST, आउटपुट IGST। मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ही बेच रहे हो, ये कुछ इस तरह से अमाउंट है, ठीक है। जब इसको बेचोगे तो आप क्या करोगे, GST कलेक्ट करोगे, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई, ना ये हमारे लिए खर्चा, ना ये हमारे लिए इनकम है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरी लायबिलिटी है, इसको मुझे गवर्नमेंट को पे करना है कायदे से, जो मैंने GST कलेक्ट किया। मेरा पैसा तो खाली सेल से रिलेटेड है, ये तो मैंने एडिशनल जो है, सरकार ने कहा कि भाई जब बेचो तो GST ले लेना, GST मेरी जेब में नहीं जाएगा, सरकार की जेब में जाएगा। ओके, तो जो मैंने इनपुट GST कलेक्ट किया, जितना किया, मान लो 500 रुपए किया, उसको मैं इस GST से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये हमें रिटर्न भरते टाइम ये सहूलियत हमें मिलती है। जब रिटर्न आप फाइल करते हो तो ये आपस में नलीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। जो आपने पे किया है वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया है, जिसको पे किया वो गवर्नमेंट को देगा, और जो हमने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमने कलेक्ट किया है, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका अमाउंट है से 1000 रुपए और यहाँ पे आपने GST पे किया 800 रुपए, तो आप GST कितनी पे करोगे गवर्नमेंट को? 200 रुपए। 200, समझ में आ रही बात? मैंने 1000 रुपए गवर्नमेंट के बिहाफ पे GST इकट्ठा किया, लायबिलिटी है मेरी जो सरकार को देनी है। 800 रुपए मैंने GST पे किया, जो मुझे एसेट के रूप में मेरे पास है, जो मैंने किसी और को दिया है। तो मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा तो इनको प्लस माइनस करके खत्म कर दूंगा। तो प्लस माइनस होता कैसे, देखो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, मैं इसको डेबिट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगी। इसका जब एडजस्टमेंट मैं करूंगा, एडजस्टमेंट जब करूंगा तो क्या करूंगा, जब रिटर्न भरूंगा तो आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, ठीक है। मतलब लायबिलिटी को मैं डेबिट कर दूं, लायबिलिटी को मैं डेबिट कर दूंगा और एसेट को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने अमाउंट से करूंगा, 800 से, 1000 से? 800 से। जो कॉमन अमाउंट है, दोनों जो कॉमन अमाउंट है उससे मैंने इनको राइट ऑफ कर दिया, मतलब ये आपस में नलीफाई हो गए। बोलो बोलो। नहीं, ये तो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, जैसे हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा। तो हम बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे सर जी? 200 रुपए जैसे बराबर। सुनो तो सही, अब बैलेंस शीट अभी निकालूंगा, अभी सुनो तो सही, ये आपस में नलीफाई हो गया नहीं हुआ, बताओ पहले। हाँ, ये तो जीरो हो गया, वो बराबर हो गया दोनों। जीरो नहीं हुआ, 800 हुआ, 200 कहाँ गया? हाँ, वो बराबर कट गया, मतलब दोनों वो हो गया, मतलब क्लियर हो गया। 200 रुपए का, 200 का, हाँ, अभी भी लायबिलिटी है सर 200 रुपए की। 200 रुपए तो हमारे इसमें है बैलेंस शीट में, ठीक है। 200 रुपए जो है वो मैं क्या करूंगा, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, 200 रुपए, और ये मैं क्या करूंगा, पे कर दूंगा बैंक अकाउंट, ठीक है। बोलो सर कंबाइन करके कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मैंने नलीफाई कर दिया, समझा रहा हूँ, कंबाइंड ही होगी एंट्री, और ये मैंने क्या किया, जो बचा था वो सरकारी खाते में जमा करा दिया, बात खत्म। मेरी आउटपुट GST 800 ये थी, 200 थी, 1000 खत्म हो गई, और इनपुट जो GST थी वो 800 थी, खत्म हो गई। इन दोनों कंबाइंड एंट्री करोगे तो आउटपुट IGST जो है 1000 हो जाएगा, टू इनपुट GST टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा, बात खत्म हो गई। जो मेरे पास बैलेंस बचा वो मैंने क्या किया, सरकारी खाते में जमा कर दिया। ये दोनों एक तरह से एडजस्टमेंट है, ये मैंने नलीफाई कर दिया जो कॉमन अमाउंट था, और ये सरकारी खाते में जमा करा दिया। लेकिन अगर ये एंट्री मैंने नहीं करी, मतलब मैं जमा नहीं करा पाया, तो मेरे लिए क्या है, ये बैलेंस रह जाएगा। कहाँ दिखाऊंगा मैं इसको, बैलेंस शीट में, एसेट में, लायबिलिटी में, लायबिलिटी में। तो बस मुझे क्या दिखाना है, IGST इनपुट IGST 200 रुपए लायबिलिटी साइड में दिखा के बैलेंस शीट बंद कर देनी। मैं 31 मार्च तक जमा नहीं कर पाया, अप्रैल में कर दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पास ये लायबिलिटी सरकार की पड़ी हुई, दे दूंगा अगली बार जो रिटर्न फाइल करूंगा जमा कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ ये करते हैं, GST का ये एडजस्टमेंट होता है। लेकिन अगर मान लो IGST ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा इनपुट और आउटपुट दोनों को माइनस करके ऐसे नहीं ले सकते बस कि अगर जैसे बड़ा आउटपुट में चले गया तो हम लायबिलिटी ले लें, और बड़ा अगर इनपुट में चले गया तो हम उसको एसेट साइड पे ले लें। बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल यही होता है। मैं तो आपको जनरल एंट्री बना के भी बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस ही तो है जो मैंने किया, ये प्लस माइनस ही तो है। इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया यहाँ से, ठीक है, दोनों को आपस में नलीफाई कर दिया, और जो बैलेंस बचा वो मैंने बैंक में जमा करा दिया। अगर नहीं कराया तो बैलेंस शीट में रह जाएगा, ठीक है। आपको जो फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब आपने नहीं जमा कराया, बात खत्म हो गई। तो खाली कॉमन अमाउंट है, नहीं इतना नहीं सोचो, लेट पेमेंट और पेनल्टी के बारे में नहीं सोचो, अभी नहीं, यहीं तक नहीं, अभी उतने जरूरत नहीं। आपको फाइनल अकाउंट बनाना वहीं तक सोचना है कि मैंने अगर नहीं पे किया है, फाइनल अकाउंट में दिया है, इसका मतलब आपने नहीं पे किया अभी तक, ठीक है। ट्रायल बैलेंस तक आपको दिया हुआ है, उसमें आपने नहीं पे किया, इसका मतलब क्या है कि आपको बैलेंस शीट में दिखाना है।
तो अगर आउटपुट में बच जाएगा तो लायबिलिटी दिखा दोगे, ऐसे इनपुट में बच जाएगा तो आप एसेट में दिखा दोगे। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो अलग अलग क्यों सर रिटर्न बनने के लिए कंपनी को अब 4 साल तक का टाइम दिया जाता है? नहीं, रिटर्न ऐसे तो वैसे इनकम टैक्स में तो 3 साल का है, जीएसटी में 4 है कि नहीं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। हम लोग इनकम टैक्स जो पर्सनल बनते हैं उसमें 4 हो सकता है, इनकम टैक्स भी 3 साल तक का शायद दे दिया है, सुविधा दे दी। प्रोफेशनल। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ आराम से। अब मेरे पास क्या है, आउटपुट आईजीएसटी का पैसा पड़ा है, आउटपुट आईजीएसटी का पैसा पड़ा है, उसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर इनपुट आईजीएसटी का पैसा है तो मैं उससे नलीफाई कर लूंगा इसको, ये एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास और पैसा पड़ा हुआ है, मान लो इनपुट सीजीएसटी में पड़ा हुआ है, तो इससे भी एडजस्ट कर सकता हूँ मैं इस पैसे को। और मेरे पास अगर इनपुट एसजीएसटी में पड़ा है तो भी मैं इससे एडजस्ट कर सकता हूँ। हायरार्की यही होनी चाहिए। मान लो ये 1000 रुपए है, ये 800 है, ये 100 है, ये 100 है, तो तीनों ही यूज हो जाएंगे। ये 1000 रुपए, ये 800, ये 200 अगर यही खत्म हो गया तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं, अगर पड़ा भी है तो यूज नहीं होएगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा, दूसरा कैसे कर सकते हैं, मान लो आपके पास है आउटपुट सीजीएसटी में पैसा पड़ा है, ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं किससे? सबसे पहले अपने आप से, किससे? इनपुट सीजीएसटी से, फिर एचजीएसटी। और अगर बच जाए तो आपके पास क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। और अगर आपका बैलेंस बच जाए तो आईजीएसटी से एडजस्ट कर लो, प्लस माइनस ही तो करना है सिंपली, बस ये बात है। दोनों तीनों चीजें दे रखी, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, आपके पास एसजीएसटी का पैसा पड़ा है, जो बैलेंस बचेगा बैलेंस शीट में जाएगा, बात करना। इसको हम सबसे पहले किससे एडजस्ट करेंगे? इनपुट एसजीएसटी से, मतलब अपने आप से एडजस्ट होगा, और उसके बाद किससे एडजस्ट होगा? आईजीएसटी से। आईजीएसटी सब में लागू हो जाता है, देखो यहाँ पे आईजीएसटी सब में लागू हो जाता है। आईजीएसटी अपने आप से भी एडजस्ट हो सकता है, इन दोनों से भी हो सकता है। वैसे यहाँ अगर सीजीएसटी में पैसा पड़ा है तो पहले अपने आप से, फिर आईजीएसटी से। एसजीएसटी में पैसा पड़ा है तो पहले अपने आप से और फिर आईजीएसटी, बस खत्म। उसके बाद भी अगर कुछ बैलेंस बचता है, मान लो सीजीएसटी में बचता है, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी में 500 रुपए बचता है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद इनपुट एसजीएसटी में पैसा बचता है 200 रुपए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे, एसेट साइड, एसेट साइड, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। ये 500 हो गया आपका, ये 200 हो गया, क्योंकि ये तो दोनों अलग है, एक दूसरे से एडजस्ट होंगे नहीं। अगर आपके पास आईजीएसटी कोई बिल ही नहीं है, आप खाली सीजीएसटी एसजीएसटी में करते हो, तो ये अपने से एडजस्ट हो जाएगा, ये अपने से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पैसा बचता है, यहाँ बचता है या यहाँ बचता है, तो दोनों आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर एसेट में दिख रहा है तो एसेट साइड में आ जाएगा, और अगर लायबिलिटी में दिखा तो लायबिलिटी में आ जाएगा, सिंपल। अगर आपके पास आईजीएसटी कोई बिल ही नहीं है, कोई करते ही नहीं हो ट्रेड, आप मतलब दिल्ली में बेचते हो या यूपी की यूपी में बेचते हो, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, तो आपको ये दोनों चीजें फिर अगर बैलेंस बचेगा तो दिखानी पड़ेगी। या ऐसा हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट में क्या दिखाई दे, इनपुट सीजीएसटी दिखाई दे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, और यहाँ दिखाई दे आउटपुट एसजीएसटी, ऐसा हो सकता है, ठीक है, 100 रुपए मान लो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये दोनों आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं, तो ये दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको। एक आपके पास आउटपुट में पड़ा है पैसा, एक पैसा ऐसे वॉइस ब्रेक है, तो दोनों इनपुट में पड़े तो आपने दिखा दिया, एक इनपुट एक आउटपुट में बचा है तो ऐसे दिखा दिया। सिंपल प्लस माइनस करना वो भी ठीक है, जनरल एंट्री बना के दिखाना चाहो वो भी ठीक है, कुछ नहीं करना है। लायबिलिटी जो आउटपुट है उसको डेबिट करना है, इनपुट को क्रेडिट करना, नलीफाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अकाउंट्स बहुत आसान है, जो चीज डेबिट होती है उसको अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो माइनस हो जाएगी, जो क्रेडिट होती है उसको डेबिट कर दिया तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लायबिलिटी जैसे ही डेबिट करोगे माइनस हो जाएगी, एसेट जैसे ही क्रेडिट करोगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अभी है समय, क्वेश्चन कर सकते हो, हिम्मत है तो करूं मैं। नहीं सर, आज रहने दो सर, लाइट का इशू हो रहा है सर, सिग्नल वीक हो रहा है। आज तो मेरे को उम्मीद नहीं है, बाकी वो मतलब लग नहीं रहा वैसे तो। बोलो जी, बोलो सर, प्रॉब्लम हो रही है सर, सिग्नल इशू हो रहा है। अच्छा, और कोई डाउट है? अच्छा चलो कोई नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो रही है मजरान जी की वजह से सर एडजस्टमेंट सर क्वेश्चन 5 में है। हाँ बोलो सर क्वेश्चन 5 में है जो बुक का है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st में 2024 दिया हुआ है,
सर ठीक है। इसमें रेट नहीं दिया हुआ, ये कैसे करना, मेरे को समझ नहीं आया। अमाउंट बताओगे? ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? सर इंश्योरेंस का दिया हुआ है इसमें 36,000 डेबिट साइड। डेबिट साइड 36,000, ठीक है। अच्छा, और क्या है एडजस्टमेंट में? सर और तो एडजस्टमेंट में ये इंश्योरेंस का यही दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st में। एक सेकंड, इंश्योरेंस प्रीमियम Is इज paid पेड पर एनम हाँ, एंडेड 31st में 24। हाँ जी सर, एंडेड 31st मई 24। मई 24। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद सर बस इसकी इतना ही दिया हुआ है इसमें। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो बुक होता कैश। है वो एक, हाँ बोलो बोलो। बुक है सर, 5th क्वेश्चन है बुक में ये। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो आपका पूरे साल का पे होता है, ये आपको पता है। और एंडेड वो कह रहा है कि 31 मार्च को। अच्छा, ये ट्रायल बैलेंस कब का दिया है ये बताओ? 23 का दिया है, 24 का दिया है? 31 मार्च 2024 दिया है, 25 दिया, क्या दिया? 31 मार्च 2024 दिया, ठीक है। बोलो। हाँ सर 31 मार्च 24 का दिया हुआ है। ठीक है ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अच्छा, ये जो 36,000 है ना आपका, 36,000 ये पूरे साल का होता है, पर एनम ही होता है, ये पर ईयर होता है। पर एनम या पर ईयर ये ऑटोमेटिक होता है। जब भी आप इंश्योरेंस कराओगे 1 साल का ही पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी पैसा आप दोगे वो 12 महीने का होगा। तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 3,000। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, आपका अकाउंट बंद हो रहा है 31 मार्च को, आपने पे कर दिया कहाँ तक? मई तक का पे कर दिया। कितने महीने का एडवांस पे कर दिया? 2 महीने का। अप्रैल मई, 2 महीने का। ये समझ में आ रही है? 2 महीने का आपने एडवांस पे कर दिया। 2 महीने का पैसा कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए। 6,000। आपने 6,000 रुपए का महीना जो है वो अगले साल का पैसा अभी पे कर दिया, ठीक है। तो पीएनएल में क्या करेंगे हम? क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। इसलिए टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने 36,000, हाँ बिल्कुल, जो 36,000 पे किया माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, या कई जगह अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी लिखा आता है, एक ही चीज है। प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। तो ये हो गया। इस साल से रिलेटेड कितना है जी? 30,000 है खाली, बाकी अगले साल का। तो अगले साल का पैसा कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 6,000 रुपए। क्लियर है? जी सर। जी सर। चलो ठीक है। और लोन मैंने आपको बता दिया, बेड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स भी हो गया, ठीक है। कोई एंट्री जैसे आती है, मान लो मशीन आपने खरीदी, ये किसी ने मेरे से पूछा भी था, व्हाट्सएप किया था, मैं बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था। मशीन परचेज ऑन, मान लो 30 को ही खरीदी आपने, 30 मार्च 2024 पर, 31 को बंद कर रहे हो, फॉर रुपीज 50,000, ठीक है। बट नो पेमेंट हैज बीन मेड, and no entry has been recorded. लोन दोबारा बताऊं? लोन, अरे कोई एंट्री भी नहीं हुई, लेकिन ये इसका पेमेंट भी नहीं हुआ। आप बताओ क्या करें? मशीन खरीद लिए, और इसमें जोड़ देता हूं, और खतरनाक बना देता हूं, डेप्रिसिएशन @ 10% ऑन मशीनरी। सर अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसको लायबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे। पहले तो मशीन को लायबिलिटी साइड पे लेके जाएंगे। 30 और रुक जाओ, मैं महीना चाहिए, एक सेकंड 31 मार्च है ना, 30 मार्च मैं ले लेता हूँ इसको, 1 जनवरी को लेता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। 1 जनवरी 24। हाँ बोलो जी। मशीन खरीदी है, बैलेंस शीट बताओ सर कब बना रहे हैं? 31 मार्च को बना रहे हैं, 31 मार्च। हाँ, ईयर जो है आपका सर लायबिलिटी में दिखाएंगे 50,000 रुपए का। मशीनरी की भी लायबिलिटी है वो। एसेट्स में तो 50,000 की मशीन आ जाएगी। देखो मैंने मशीन खरीदी, ये एडजस्टमेंट की कहानी है, आपको ऊपर कुछ नहीं दिया इसके बारे में, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। ये नई मशीन खरीदी आपने, और खरीदी कब? 1 जनवरी 2024 को। मैंने जब मशीन खरीदी तो मैं क्या एंट्री बनाऊं?
मशीनरी अकाउंट डेबिट बैंक या कैश, टू बैंक या कैश दोनों नहीं, पेमेंट नहीं करी अभी, पैसा दिया क्रेडिटर क्रेडिटर क्रेडिटर। अच्छा अभी दिए, ठीक है। क्रेडिटर तो ये वाले होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, वो तो है नहीं है, जिनसे गुड्स खरीदते हो उनसे मशीन थोड़ी खरीदोगे। तो क्रेडिटर फॉर मशीनरी अलग एंट्री, वो क्रेडिटर अलग है जिससे गुड्स खरीदते हो, वो क्रेडिटर अलग है, ये नया क्रेडिटर। क्वेश्चन आएगा हमारे वाले पेपर में, फिर तो फेल हो जाएंगे सर। हाँ, क्यों फेल हो जाएंगे भाई, ये 12th की बुक का क्वेश्चन है। खतरनाक वाला लेवल लग रहा है सर। नहीं, ये 12th की बुक में आपकी, ठीक है, जो आपको बुक कर रहे हो उसमें मशीन खरीदी लेकिन एंट्री नहीं हुई, कर देते हैं जी एंट्री। पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, पेमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब उधार खरीदी। जैसे हम मान लो गुड्स खरीदते हो, क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, उधार जब खरीदते हैं, ये वो क्रेडिटर नहीं है, दूसरी दुकान से आप लाए हो, तो ये क्रेडिटर फॉर मशीन में लिखा जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मैंने कितनी खरीदी, 50,000, ये एंट्री नहीं हुई थी, अब कर देते हैं, ये नहीं हुई थी कोई बात नहीं। क्या एंट्री करोगे बताओ सर? बैलेंस मशीन बैलेंस शीट में लिख देता हूँ मैं, क्या मशीन खरीद के लाया मैं, मशीन अकाउंट डेबिट, तो मशीन कितनी हो गई, 50,000 की। क्रेडिटर फॉर मशीनरी क्या है, लायबिलिटी मेरी, क्रेडिटर जो उधार खरीदा मैंने वो तो यही आएगा, क्रेडिटर्स फॉर मशीन। 50,000 भी देना, कुछ नहीं दिया, ये एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गई, बात खत्म। ये दोनों इफेक्ट आपने दिखा दी, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन का क्या करूं मैं, जो 10% बोला गया है वो भी नहीं लगाया अभी तक, डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएगा, क्या हो जाएगा जी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना हो जाएगा, 1250 50,000 का 10% इंटू 3/12, ठीक है, 3 महीने का। जनवरी में खरीदे ना 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, कितना हो जाएगा, 1250। ये समझ में आ गया। इसका भी डबल इफेक्ट दिखा दो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1250। फाइनल अकाउंट में हर तरह से तैयार रहना, पूरे मतलब जो है लाव लश्कर के साथ तैयार रहना, कुछ भी आ सकता है। लेस डेप्रिसिएशन, सेकंड इफेक्ट 1250। वहां ये मत कहना कि मैंने नहीं पढ़ा जी, एडजस्टमेंट मुझे नहीं आता, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 48,750, ठीक है, राइट। ये भी आ सकती है, ठीक है, आपने जो है, अच्छा इसमें और ट्विस्ट क्या हो सकता है, ट्रायल बैलेंस में मशीनरी दे रखी हो, ऐसा हो सकता है, फिर क्या करोगे, प्लस कर देंगे सर मशीन, ये दूसरी मशीन होगी ना, ठीक है। हाँ, उसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे सर, दोनों को अलग रखेंगे तभी फायदा है, दोनों को अलग बनाना सर, अलग अलग क्वेश्चन बना के समझाना सर। हाँ बता रहा हूँ, हाँ वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस मशीन, ठीक है, मशीन पहले से आपके पास 50,000, ठीक है, और एडजस्टमेंट में यही एंट्री, न्यू मशीन और 10,000 परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2023, ठीक है। ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 24 का, 23 का, ये हाँ 23 का, 24 का, ठीक है, परचेज ऑन, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, और कुछ लगा दूं खतरनाक नहीं, चलो इतना काफी, चलो जी। पीएनएल, ठीक है, बैलेंस शीट बताओ जी क्या करूं सर? बैलेंस शीट में ओल्ड मशीन पे फुल ईयर का वो लगा दो डेप्रिसिएशन, ओल्ड पे 3 महीने का। मशीन 50,000 की पहले से थी, नई आप और खरीद लाए, कहाँ जोड़ दूं, मशीनरी में सर, बैलेंस शीट में सर एडिशन, बैलेंस शीट न्यू मशीन 10,000 की और ले आए, पैसा नहीं दिया अभी, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी 10,000, 50,000, 60,000, 10,000, क्या 10,000 नई वाली, उसका तो पेमेंट दे चुके हैं, वेरी गुड। टू डेप्रिसिएशन 5250 सर, 5250, 50,000 पे पूरे साल का मतलब, 50,000 पे 10% पूरे साल का मतलब 5,000, और मैं लिख देता हूँ चलो समझने के लिए, कितना हो जाएगा, 5,000
और नई वाली जो आपने खरीदी, नई वाली 10,000 की, उस पे कितना 250 10% इंटू 3/12, ये आपने बताया 250 किसका, समझ में आ रही बात? जो नई खरीदी वो जनवरी में खरीदी, जनवरी से लेके मार्च तक का 3 महीने का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, 10,000 वाली के ऊपर, इसमें पूरे साल का। ठीक है, चलो जी कितना हो गया 5,250, ठीक है। यहाँ कितना माइनस करूँ, 5,000 करूँ 5,250 करूँ, 5250 वेरी गुड, डेप्रिसिएशन तो पूरा ही माइनस हो 5,000 पहली वाली पे दूसरी वाली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 60,000 में से 5,250 के क्या बचा जी, 54,750। यस सर। सर दोनों का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा ना। क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, और कुछ अब कैसे बताऊं, एक एक करके बताना पड़ेगा। कोई चेक डिसऑनर हो जाए क्या करोगे? अच्छा क्वेश्चन ही लगाना तो बातचीत तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई चेक डिसऑनर होगा तो क्या करोगे? An intimation for dishonored check. An intimation for dishonored check, ठीक है।